अच्छा, हम अब नेक्स्ट एमसीक्यू में जाते हैं। द इंटरनल माउथ पीस, इसका तो आंसर आपको पता चल गया। इसका आंसर है बेसिकली 3 मीटर्स। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑन अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर गेट 8 मीटर वाइड एंड 6 मीटर हाइट। इसका आंसर ये है कि आप 6 मीटर डिवाइडेड बाई 2 करोगे, आपके पास 3 मीटर आएगा। ये जो 2h/3 है ये आप डिफरेंट सिनेरियो में करते हो, लेकिन ये भी होता ही है। अच्छा, एन इंटरनल माउथ पीस इज सेड टू बी running free if the length of the mouthpiece is free है। ठीक है, इसका आंसर है लेस देन थ्राइस द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, अच्छा जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया if the jet of the liquid after contraction does not touch the sides of the mouthpiece then the mouthpiece is said to be running free। हमने पढ़ा था in this case the length of the mouthpiece is equals to the diameter of the orifice। कब? जब वो फ्री होता है। ठीक है, लेकिन if the jet of the liquid after contraction expands and fills up the whole mouthpiece, उसमें हम कहते हैं कि यार माउथपीस इतना बड़ा है कि वो जो है ना ऑरिफिस से बड़ा है, तो हम क्या कहते हैं कि the length of the mouthpiece is more than 3 times the diameter of the orifice। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि इसमें जो अगर एमसीक्यू का जवाब देखें, इसमें क्या होगा कि एन इंटरनल माउथपीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री। हम कहते हैं वो रनिंग फ्री तब होता है जब जब वो जो है ना वो द लेंथ ऑफ द माउथपीस इज लेस देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, देखो ना, ये इन लोगों ने थोड़ी सी टेक्निक यूज़ कर दी है। ठीक है, इन लोगों ने ऐसे किया है कि इन लोगों ने एक्सटर्नल भी कह सकते थे, नहीं सॉरी रनिंग फुल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इफ द जेट ऑफ द लिक्विड आफ्टर कन्फेक्शन एक्सपेंड्स एंड फिल अप द होल माउथ पीस देन द माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग फुल। रनिंग फुल के केस में आप 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस लिखोगे। ठीक है, लेकिन इस लोगों ने क्या लिखा है कि 3 टाइम्स मोर। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने इसी को चेंज करके बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब ये जो अगर अगर इंटरनल माउथ पीस क्या कहते हैं फ्री हो, तो फ्री में हम कहते हैं कि उसने क्या किया हुआ है कि वो साइड्स ऑफ द को टच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो साइड्स को टच नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब है कि वो बहुत छोटा है, तो हम कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द माउथ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस। हम ये कहते हैं या हम ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली एमसीक्यू में कि an internal mouthpiece is said to be running free if the length of the mouthpiece is less than 3 times the diameter of the orifice। ठीक है, फ्री में यही मैंने आपको बताया कि फ्री में इक्वल टू द डायमीटर, हाँ ये देखो ना, इक्वल टू द डायमीटर और लेस देन 3 टाइम्स। ठीक है, और फुल में इक्वल टू द डायमीटर इसलिए क्योंकि वो साइड्स को टच नहीं कर रहा, वो छोटा है बहुत ज़्यादा। और फुल में ऐसा होता है कि वो साइड्स को टच कर रहा होता है और फेस की। तो हम कहते हैं कि यार वो तो जो है ना वो तो उसके ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 टाइम्स है और मोर देन 3 टाइम्स है। ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स जो है वो आपका आंसर हो जाएगा फुल का, और इक्वल टू डायमीटर और लेस देन 3 टाइम्स का हो जाएगा आपका इन फ्री का। ठीक है, तो मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि an internal mouthpiece is said to be running free if the length of the mouthpiece is less than 3 times फ्री है, रनिंग फ्री है। ठीक है, माउथपीस तो इसका मतलब ये कि वो ना टच नहीं कर रहा उसको। ठीक है, किसको? ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इफ़ द जेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द कंडक्टर डज नॉट टच द साइड ऑफ द माउथपीस। अब जेट ऑफ द वाटर यहाँ पे टच नहीं कर रहा। ठीक है, माउथपीस को जेट ऑफ द वाटर यहाँ पे माउथपीस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कि वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लेस देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस। ठीक है, क्या क्या सीन है कि जब फ्री होगा तो लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द ऑरिफिस, या आपका है कि लेस देन ऑरिफिस, नहीं लेस देन द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, और अगर फुल है तो हम कहेंगे कि इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द ऑरिफिस और मोर देन 3 टाइम्स द ऑरिफिस। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है कि आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, इसमें है कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो एन आइडियल फ्लो ऑफ द फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई
क्या continuity equation. An ideal flow of any fluid must satisfy continuity equation. An ideal flow of any fluid must satisfy continuity equation. An ideal flow of any fluid must satisfy continuity equation. An ideal flow of any fluid must satisfy continuity equation. An ideal flow of any fluid must satisfy continuity equation. An ideal flow of any fluid must satisfy the continuity equation. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है जिसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें जिसकी जो इनकम्प्रेसिबिलिटी हो, ठीक है, और जो कि नॉन विस्कस हो, और उसकी ये सारी हमने पढ़ी थी. फ्लूइड विच तो ये एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि ideal fluid, a fluid which is incompressible and is having no viscosity, is known as the ideal fluid. Ideal fluid is only imaginary fluid, as all the fluids which exist have some viscosity. Okay, hence a fluid which has a constant density and has zero viscosity is known as ideal fluid. Hence a fluid which has a constant density and a zero viscosity is known as ideal fluid. Ideal fluid obeys the following two equations. कौन से continuity equation and Bernoulli equation. अब हम नेक्स्ट में आते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू द प्रेशर ऑफ दिस इज. इसमें हमने रो जी एच का मेरे ख्याल में फार्मूला डाला है, ठीक है. तो रो जी एच का जब आप फार्मूला डालोगे आ नहीं सकता कि इसमें काफ़ी कैलकुलेशंस है, ठीक है. सीक्यू में कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आप कैसे क्या करोगे कि आपके पास प्रेशर आपको पास है, तो रो जी एच आपके पास है. आप क्या करोगे कि आप इस तरह फिर एच को फाइंड कर लोगे, ठीक है. आपको पता है कि वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000 है, जी आपके पास 9.81 है, ठीक है. एच आपको फाइंड करना है, तो रो जी आपके पास हो गया, ठीक है. और जो पी है, पी इज इक्वल टू रो जी एच, तो पी आपके पास 0.15 है. तो आप क्या करोगे बेसिकली कि यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप ये जो है ना, पी इज इक्वल्स टू रो सॉरी पी इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है. तो ये जो है ना, ये दोनों आपके पास है, ये आपको फाइंड करना है, ये भी आपके पास है, ठीक है. तो ये सीन है, ठीक है. अच्छा, हम नेक्स्ट में जाते हैं. द रीजन बिटवीन द सेपरेशन streamline and the boundary surface of the solid body is known as, ठीक है. इसको कहते हैं वेग, ठीक है. WAKE, ठीक है. यहाँ पे वेग लिखा भी है, ठीक है. द रीजन बिटवीन द सेपरेशन स्ट्रीमलाइन एंड द बाउंड्री surface of the solid body is known as वेग, ठीक है. क्या लिखे, द रीजन बिटवीन द सेपरेशन स्ट्रीमलाइन, ठीक है. ये आपके लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइन कि वो आपके पास है, ठीक है. एंड द बाउंड्री सरफेस ऑफ द सॉलिड बॉडी इज नोन एज वेग, ठीक है. ये देखे ना सेपरेशन, ये देखे द रीजन बिटवीन द सेपरेशन स्ट्रीमलाइन, ठीक है, एंड द बाउंड्री सरफेस, ठीक है, अब तो सॉलिड बॉडी इज नोन एज वेग. इसको रखना है तुझे, ठीक है. इसका क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रीजन बिटवीन द सेपरेशन स्ट्रीमलाइन एंड द बाउंड्री surface of the solid body is known as वेग, ठीक है. द रीजन बिटवीन द सेपरेशन स्ट्रीमलाइन एंड द बाउंड्री surface of the solid body is known as वेग. The region between the separation streamline and the boundary surface of the solid body is known as वेग. The region between the separation streamline and the boundary surface of the solid body is known as the वेग. नीचे हम आते हैं. नीचे क्या लिखा है, द टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द क्लोज cylindrical vessel of the radius r completely filled up with the liquid of specific with W and rotating at W radians per second and about its vertical axis is. इसको हमने याद किया था कि W के किस तरह याद किया था हमने इसको कि W r square divided by 4g, ठीक है. W square r square divided by 4g, ठीक है. इसका आंसर है W square r4 divided by 4g. इसका आंसर है C. W इसमें तो दो W आ रहे हैं, कुछ और चीज़ है, यू शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग इन इट.
तो ये याद रखो कि यहाँ पे भी 4 की चीज़ आ रही है, ठीक है, कि डब्ल्यू स्क्वेयर आर फोर डिवाइडेड बाई 4g, कि डब्ल्यू यहाँ पे 2 आ रहे हैं क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक वेट भी है, आपके पास रोटेशन की स्पीड भी है, ठीक है। तो डब्ल्यू स्क्वेयर आर फोर डिवाइडेड बाई 4g इसका आंसर है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ कि द टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द क्लोज cylindrical vessel of the radius r completely filled up with the liquid of specific weight w and rotating at w radians per second about its vertical axis is w square r4 divided by 4g। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग vortex flow, ठीक है। The total pressure on top of the closed cylindrical vessel of radius are completely filled with the liquid of the specific weight W and rotating. So when a cylindrical vessel containing a liquid is revolved, the surface of the liquid takes the shape of the parabola, ठीक है। यहाँ देखो parabola. The rise of the liquid along the walls of the revolving cylinder about the initial level is the same as the depression of the liquid at the axis of the rotation. The total pressure on the top of the closed cylindrical vessel of the radius r completely filled with the liquid of the specific weight w and rotating about vertical axis is given by w square r4 divided by 4g। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप याद भी कर लो कि डब्ल्यू स्क्वेयर आर फोर डिवाइडेड बाई 4g, ठीक है। तो इसका जो इसमें एक और चीज़ है जो आपको याद करनी है, जो मेरे ख्याल में ये राइट साइड पर मैंने की ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और एमसीक्यू मैंने एग्जाम रीडर में खोला हुआ है, उसमें क्या किया कि उसमें ये लिखा हुआ है कि द टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल कम्प्लीटली फिल्ड अप विद द लिक्विड इज, उसमें जो है ना जो रिलेशन विद आर फोर हमें बताया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर फोर, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर टू, जो भी है इसमें लिखा हुआ है बेसिकली आर के रिलेशन के साथ लिखा हुआ है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, सॉरी, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ठीक है, क्या चीज़ है, प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर फोर। तो मतलब ये कि ये जो चीज़ है ये सही है, ठीक है। और वो जो नोट मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ मिस्टेक इन लोग कि डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया हो, ठीक है। तो बेसिकली आप एग्जामिडा पे जाओगे तो आप ये याद करो, ठीक है। हम आगे जाते हैं, आगे क्या बेसिकली लिखा हुआ है कि फ्रॉड नंबर, ठीक है। फ्रॉड नंबर ये है कि फ्रॉड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन, इसका आंसर है कि सी simultaneously motion through two fluids where there is a surface of discontinuity, gravity forces and wave making effect as with ships hulls, ठीक है, सही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिमल्टेनियसली मोशन टू फ्लूइड्स वेयर देयर इज सरफेस डिसकंटिन्यूटी, ग्रेविटी फोर्सेस एंड वेव मेकिंग इफेक्ट एज विद शिप्स हल्स, ठीक है। तो फ्राउड नंबर जो है, फ्राउड नंबर, ठीक है, फ्राउड नंबर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, फ्राउड नंबर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि इट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एग्जामिनिंग द फ्लो इन स्पिलवेज, चैनल फ्लोज, वियर्स, रिवर्स एंड शिप डिज़ाइन, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये उसमें मतलब बिल्कुल सही है कह रहा है ये कि इसमें जो बेसिकली सिमल्टेनियसली मोशन थ्रू two fluids where there is a surface of discontinuity, gravity forces and wave making effect as with ships hulls, ठीक है। शिप्स के साथ हम अंदाज़ा लगा चाहिए एयर फिट्स की एयर विंग्स वगैरह ये सारी, ये अगर आपने नोट की कोई और वो तो एक्सक्यूज़ के साथ ये मैच करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, वो कोई और चीज़ थी। यहाँ पे बेसिकली जो आपका आ रहा है, यहाँ पे आप शिप्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि फ्राउड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन व्हाट, इन इट इज सिग्निफिकेंट इन simultaneously motion through two fluids where there is a surface of discontinuity, gravity forces and wave making effect as with ships hulls, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम आते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड to the specific weight of the pure water at standard temperature is called specific gravity of liquid। सारी बात है, बड़ा सिंपल है कि द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक, ठीक है। अब याद रखो कि स्पेसिफिक जो आपकी
स्पेसिफिक ग्रेविटी है बेसिकली, ये बेसिकली कंपैरिजन है विद वाटर। ठीक है, दैट कैन बी द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी हो सकता है एस, या फिर एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो आपका स्पेसिफिक वेट है, या गैमा से भी वो रिप्रेजेंट होता है, गैमा ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ वाटर। ठीक है, तो इट इज द कंपैरिजन विद वाटर। ठीक है, so the ratio of the specific weight of the liquid to the specific weight of the pure water at standard temperature is called the specific gravity of liquid। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कि all specific gravity are relative density, whereas all relative densities need not to be specific gravity। ठीक है, all specific gravities are relative densities, whereas all relative densities need not to be specific gravity। ठीक है, a hydraulic press has a next MCQ. The hydraulic press has a ram of 15 centimeter diameter and a plunger of 1.5 centimeter. It is required to lift a weight of 1 ton. The force required on the plunger is equal to ठीक है, the रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी ऊपर वाले एमसीक्यू की, फिर बाद में हम इसी प्लंजर वाले एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस density to the standard substance density। Standard substance in case of the liquid water, rho is equals to 1000 kg per meter cube। Standard substance in case of the gases is air, 1.02 kg per meter cube। Specific gravity और relative density क्या चीज़ है? Density of the substance divided by the density of the water। ठीक है, यहाँ पे दोनों को सेम लिया हुआ है, मतलब ये कि सारी जो है ना स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, बड़ा फिट लिखा था, ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी आर रिलेटिव डेंसिटी, बट और रिलेटिव डेंसिटीज आर नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ एनी डेंसिटीज। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एनी डेंसिटीज। तो इसलिए मतलब ये कह रहा है कि all specific gravities are relative densities, but all relative densities are not specific gravity। क्योंकि relative density तो आपकी जो है ना किसी भी सब्जेक्ट किसी भी बीच में हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना वो तो स्पेसिफाइड है कि आपको वाटर के अगेंस्ट ही लेना है उसको। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटीज मस्ट बी relative density, but all relative densities cannot be specific gravities। अच्छा, फिर हम वापस अपने एमसीक्यू में आते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ रैम ऑफ 15 centimeter diameter and a plunger of 1.5 centimeter। It is required to lift a weight of 1 ton। ठीक है, the force required on plunger is equal to what? ठीक है, उसके इसका आंसर है ए 10 kg। कैसे? क्योंकि वेट ऑन द रैम इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, मैस है आपका कितना, वो है 1000 kg। ठीक है, क्योंकि 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। 1000 इज इक्वल्स टू इंटू 10 हो गया, तो ये 10,000 हो गया यूजिंग पास्कल्स फार्मूला, एफ डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो वेयर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई डी स्क्वायर। पाई डी स्क्वायर क्यों है? क्योंकि वो मेरे ख्याल में सिलेंडर टाइप है, डायमीटर है, तो इसलिए उसको लिया हुआ है। ठीक है, पाई डी स्क्वायर। ठीक है, व्हेन यू टेक पाई डी स्क्वायर यू गेट व्हाट, यू गेट दिस समथिंग लाइक दैट, एंड व्हेन यू फर्दरली सॉल्व इट, so you'll get 10 kg, 10 kg। okay, ठीक है, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg होता है। 1 टन कितना होता है? 1 टन होता है 1000 kg। वन 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, कन्फर्म है। ठीक है, तो ये इस तरह आप सॉल्व करेंगे। फिर से मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ रैम ऑफ 15 centimeter diameter and plunger of 1.5 centimeter। It is required to lift a weight of 1 ton, which is 1000 kg। ठीक है, the force required on the plunger is equal to 10 kg।
इसका आंसर है, ठीक है। द टोटल हेड ऑफ द लिक्विड पार्टिकल इन अ मोशन इज इक्वल टू, अब टोटल हेड जो है एक लिक्विड जो कि मोशन में, उसके किस पे होता है, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है एक हाइट पे भी होगा, एक मोशन में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया और प्रेशर भी उसके ऊपर होगा क्योंकि लिक्विड पार्टिकल इज इन मोशन, ठीक है। तो ये सीन है। अब हम आगे जाते हैं, इसका फिर से मैं आपको बताता हूँ कि द टोटल हेड ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल इन अ मोशन इज इक्वल्स टू pressure head plus kinetic head plus potential head. The total head of the liquid particle in a motion is equals to pressure head plus kinetic head plus potential head. The bulk modulus of elasticity with increase in pressure, ठीक है। इसका आंसर क्या है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, ये लिक्विड का कुछ और होता है, ठीक है। तो डिफाइंस द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, ये तो गलत है, ये मैंने वाटर के लिहाज से नहीं किया हुआ, ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। सो बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस का मैंने आपको पहले भी वो एक न्यूमेरिकल भी कराया था कि वो होता है बेसिकली आपका चेंज इन प्रेशर के साथ चेंज इन वॉल्यूम में क्या फ़र्क आता है लिक्विड में। ये मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है ये गलत है, ये मैंने सॉलिड के बारे में गलती से कंफ्यूज हो गई कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड डिफरेंट है और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड डिफरेंट है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड जो है ना बेसिकली है कि चेंज इन प्रेशर divided by change in volume divided by the initial volume जो आपका है वी आई, ये जो होता है आपका बल्क मॉडुलस होता है। लेट्स सपोज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इधर तो के साथ होता है, यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम इधर बी के साथ रिप्रेजेंट कर लें, के साथ जो भी है, ठीक है। तो आपका जो इसका वो होगा ना, इसकी जो वो होगी क्या कहते हैं, अच्छा बी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। तो बी का जो बेसिकली ये बी है ना, ये आपका क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि जितना आपका प्रेशर, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन डैश ना विद इंक्रीज इन प्रेशर क्या होता है, इसको इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो आपका डेल्टा पी में फ़र्क आएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड के साथ, ठीक है। तो बेसिकली आपका डायरेक्टली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी with increase in pressure it increases, ठीक है। the bulk modulus of elasticity with increase in pressure increases, the bulk modulus of elasticity with increase in pressure increases, the bulk modulus of elasticity with increase in pressure increases, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ द नोजल डी फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ द पावर इज गिवन बाय दिस थिंग, ठीक है। वेयर डी इज द डायमीटर और दिस एफ इज द डार्सीज कोफिशिएंट, ठीक है। एंड डार्सीज कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन फॉर पाइप एंड एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। इसका इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है बेसिकली, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर है कि पावर ट्रांसमिटेड टू द पाइप फॉलोइंग टू द पाइप एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिटेड एच माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ द पावर एच बाई थ्री होना चाहिए, हेड अवेलेबल एट नोजल टू एच बाई थ्री होना चाहिए, हेड अवेलेबल एट द नोजल डायनामिक हेड जो भी है सारा हो गया। इसकी जो बेसिकली डेरिवेशन है ना वो ये है, लेकिन आपको इसको रटना है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू रट इट, ठीक है। तो इसका आंसर है बेसिकली सी जो कि है 1/4, ठीक है। आप ये नोट करें कि मुसलसल 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो D5 और इसमें आखिर में फ़र्क है पावर में, तो 1/4 आप पावर डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द नोजल D फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ द पावर इज गिवन बाय where D is the diameter pipe, F is the Darcy's coefficient of the friction for the pipe, and L is the length of the pipe, ठीक है। तो इसका आंसर है 85 डिवाइडेड बाई 8FL होल पावर 1/4, ठीक है। होल पावर 1/4 की सारी गेम है, ठीक है। तो होल पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि free surface of the liquid tends to contract to the smallest possible area due to the force of surface tension. ठीक है, due to the force of surface tension. इसकी जो explanation है वो ये है कि it is the tendency of the free surface of the liquid always trying to minimize the surface tension by minimizing the surface area. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब हम आगे जाते हैं. फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फिर से बताता हूँ कि फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. ऊपर हम फिर से एमसीक्यू देख लेते हैं कि द डायमीटर ऑफ द नोजल डी फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ द पावर इज गिवन बाय where d is the diameter of the pipe, f is the Darcy's coefficient of friction for pipe, and l is the length of the pipe. ठीक है, इसका आंसर है d5 डिवाइडेड बाय 8fl होल पावर 1/4. ठीक है, तो ये आंसर है. ठीक है, होल पावर 1/4 इसका आंसर है. फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द फोर्स ऑफ, इसका आंसर है सरफेस टेंशन. ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, इसका आंसर है. आगे हम जाते हैं. द मेटासेंट्रिक हाइट्स ऑफ टू फ्लोटिंग बॉडीज ए एंड बी आर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली. ये करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, कौन सा है इसमें. ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, इसका आंसर इज सी, द बॉडी इज मोर. अच्छा, जितना ज़्यादा आपका हाइट है उतना ज़्यादा स्टेबल है वो. ठीक है, जितना उसका मेटासेंट्रिक हाइट होगा उतना ज़्यादा वो चीज़ स्टेबल होगी. आपको याद है हमने वो नोट में पढ़ा था कि उसमें मर्चेंट्स जो वगैरह शिप्स थी कुछ, उसकी कुछ हाइट्स थी. ठीक है, इसी तरीके से ये पता चलता है कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. So the metacentric heights of the two floating bodies A and B are 1 and 1.5 मीटर respectively. ठीक है, A का है 1 और B का है 1.5 मीटर. तो लिखा हुआ है कि select the correct statement. तो लिखा हुआ है the body B is more stable than A, क्योंकि उसकी जो हाइट थी मेटासेंट्रिक हाइट वो थी 1.5 मीटर और A की थी 1 मीटर. ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि the metacentric heights of the two floating bodies A and B are 1 meter and 1.5 meter respectively. ठीक है, correct statement, select the correct statement. ठीक है, the body B is more stable than A. क्योंकि body B जो है उसकी जो metacentric height है वो है 1.5 मीटर और जो A है उसकी metacentric height है 1 मीटर. ठीक है, तो ये आंसर है बेसिकली आपका. ठीक है, आगे हम जाएंगे. आगे लिखा हुआ है कि मेटासेंट्रिक हाइट, बेसिकली इसी की एक्सप्लेनेशन है कि मेटासेंट्रिक हाइट है क्या चीज़. द मेटासेंट्रिक हाइट GM is a measurement of the initial static stability of a floating body. It is calculated as the distance between the center of gravity of a ship and its metacenter. A large metacentric height implies the greater initial stability against overturning. समझ आई, मतलब large metacentric height is equals to more stability towards the tilting. ठीक है, अब हम आगे जाते हैं. आगे क्या लिखा हुआ है कि the rise or depression of a liquid in a tube due to the surface tension will increase in size of the tube. अच्छा, the rise or depression of the liquid in a tube due to the surface tension will increase in size of the tube will. ठीक है, D है decrease. ठीक है, the rise or depression of liquid in a tube due to the surface tension will increase in size of the tube. अच्छा, जब इंक्रीज ऑफ द साइज होगा तो राइज और फॉल भी आपका डिक्रीज होगा, इसका ये मतलब है. ठीक है, राइज और डिप्रेशन of liquid in a tube due to the surface tension will increase in size of tube will in increase in फिर से बताता हूँ, will increase in size of the tube will decrease. ठीक है, फिर से बताता हूँ. द साइज और डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल इंक्रीज इन साइज ऑफ द ट्यूब विल डिक्रीज. ठीक है, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अ फ्लोटिंग बॉडी. अच्छा, इसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन है. ठीक है, नहीं ये हमारा 213 वाला कौन सा. हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि H इज इक्वल्स टू डी टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी. ठीक है, रो जी डी.
ठीक है, ये आपका बेसिकली आपकी कैपिलरी जो वो था वो है। इट इज द सरफेस टेंशन जो भी है, ठीक है, फ्रॉम द अबव फार्मूला ऑफ द कैपिलरी द राइज इन कैपिलरी राइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। समझ आई? वही फार्मूला जो मैंने आपको कहा था कि याद करना है, तो यहाँ पे आपका काम आ जाता है कि वहाँ पे कुछ और चीज़ में थी, मुझे याद है, ठीक है, यहाँ पे टी में हमें शो किया गया है, ठीक है, तो ऊपर हमने कहीं किया था वो हम देख भी सकते हैं वैसे, लेकिन ये वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। बस ये आप याद रखें कि जो सरफेस टेंशन थी वो ऊपर थी, तो मुझे याद है कि उसके साथ कोई पावर नहीं थी, तो ये आपका बेसिकली आपका इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो ये मैं फिर से आपको बता दूं, राइज और डिप्रेशन ऑफ द फ्लूइड इन अ ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल इंक्रीज इन साइज ऑफ द ट्यूब विल डिक्रीज, ठीक है। अब ये तो सरफेस टेंशन की बात नहीं है, ये डायमीटर की बात आ रही है, और नीचे हमने याद है कि डिवाइडेड बाय रो जी डी थी, ठीक है। तो रो जी डी में आप नोट करें कि डी नीचे है, तो मतलब ये कि जितना ज़्यादा डायमीटर उतना कम कैपिलरी राइज और फॉल है, ठीक है। और जितना आपका जो है ना क्या कहते हैं डायमीटर कम होगा उतना ज़्यादा आपका कैपिलरी राइज और फॉल होगा। ये आपका जो है ना यहाँ पे भी इसका क्वेश्चन ये मैंने कि the total pressure P on the top of the closed cylindrical vessel of the radius are completely filled with the limit of 2 W है, ठीक है। तो 1 W आपका वो हो गया स्पेसिफिक वेट और एक रोटेशन, मतलब ये सेम चीज़ें आ रही होती हैं। ये मुझे कैपेलरी का जो इक्वेशन है वो मिल गया है। मैंने अब कहा नहीं था कि 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास रो जी डी है, ठीक है। रो जी डी को आप डब्ल्यू डी भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ रो जी डी, ठीक है। तो आप ये चेक करें कि डायमीटर के साथ ये कौन सा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जितना आपका लेस आपका डायमीटर है उतना ज़्यादा आपके पास जो कैपेलरी राइज और फॉल होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली जो एमसीक्यू था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। और हम वापस जाते हैं कि एमसीक्यू कौन से थे बेसिकली। तो जो एमसीक्यू था ना वो था, वो ये था, ठीक है, कि द राइज और द डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल इंक्रीज इन ना विद, ये विद है मेरे ख्याल में, गलती से विल लिखा है, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द ट्यूब विल डिक्रीज, ठीक है, इसका आंसर है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन है वही जो मैंने आपको बताई है, लेकिन फिर भी इनकी भी मैं आपको बाद में सुना देता हूँ, लेकिन इसकी है नहीं, वैसे आगे वाली की है। अच्छा, अ बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अ बॉडी फ्लोट्स इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका क्या आंसर है? आगे जो क्वेश्चन है वो है बॉडी फ्लोट्स है, अ बॉडी फ्लोट्स इन, यही बात जो हमने की है आपको, yeah, body floats in stable equilibrium when, ठीक है, cementa center is above center of gravity, ठीक है। मैंने आपको बताई थी बात कि m जो होता है टॉप पे होता है एम सी बी, ठीक है। तो ये इस तरह अगर ऑर्डर हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं। द टोटल प्रेशर, अच्छा, अच्छा, तो इसका आंसर जो है ना, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका आंसर है बेसिकली, अगर आपको याद हो ये टेबल जो हमने नोट्स में पढ़ा था, ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर आप चेक करें कि एक सेकंड यहाँ पे ना, तो इसमें स्टेबल से पोजीशन में अगर आप देखें कि फ्लोटिंग पोजीशन है तो एम लाइज अबव जी, ठीक है।
क्योंकि हमने किस तरह याद किया था इसको, हमने इसको ऐसे याद किया था कि आपका बेसिकली नॉर्मल सिचुएशन में होता है स्टेबल पोजीशन में एम, सी और बी। ठीक है, एम सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, तो हमने यही बोला कि स्टेबल पोजीशन में क्या होगा, एम लाइज अबव जी। ठीक है, ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और इसी का जो सबमर्ज पार्ट है वो क्या होगा, वो है एम, बी और सी। ठीक है, तो सबमर्ज पोजीशन में आप क्या होगा कि बियॉन्ड सी आपका ऊपर होगा, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी आपका नीचे होगा। ठीक है, ये सीन है बेसिकली। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग आ रहा है, तो फ्लोटिंग का ये मतलब है कि आप जो है ना बेसिकली आप इस तरह करोगे कि आप ना ये जो है क्या कहते हैं, हाँ ये हो जाएगा एम, ये अ बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल, a body floats in a stable equilibrium matter center when the matter center is above center of the gravity। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द मैटर सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने छोड़ दिया है वो। आगे क्या है, द टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल इमर्ज्ड सरफेस इज वेयर द स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये सब कुछ है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल इमर्ज्ड सरफेस इज where W is specific weight of the liquid, A is the area of the immersed surface, and X is the depth of the center of the gravity of the immersed surface from the liquid surface। तो इसका टोटल प्रेशर हॉरिजॉन्टल इमर्स्ड सरफेस क्या होगा, इसका आंसर है डब्ल्यू ए एक्स। ठीक है, डब्ल्यू एक्स आपने याद किया था कि आपने ये पढ़ा हुआ था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में दोनों में ये होता है, सिर्फ उसमें थोड़े से कंपोनेंट्स चेंज होते हैं जो इंक्लाइंड होते हैं, और कुछ और चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें क्या लेना, टोटल प्रेशर ऑन द इमर्स्ड सरफेस पी ए विच इज इक्वल टू द फोर्स। दिस फ्रेज मीन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द फोर्स, डोंट मिसअंडरस्टैंड इट। The total pressure on the immersed surface may be defined as the weight of the liquid above the immersed surface. F is equals to specific weight of the liquid into the volume of liquid. F is equals to specific weight of liquid into the area surface into the depth of the liquid, which is also area of the surface into the depth of the liquid is equal to the volume of the liquid। हम इसको ये लिख सकते हैं तो F is equals to WAX। तो WAX आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसका मैं फिर से आपको बताता हूँ कि द टोटल प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टल इमर्स्ड सरफेस इज जो है ना इसका क्या होगा, is WAX। ठीक है, where W is the specific weight of the liquid, A is area of the immersed surface, and X is equals to the depth of the center of the gravity of the immersed surface from the liquid surface। तो WAX इसका आंसर है इसका। The discharge of the depressed nap is 6 to 7% dash that of a free nap। ठीक है, इसका नोट्स में भी जिक्र नहीं है, इसको आपको ख्याल से करना है। द डिस्चार्ज ऑफ द डिप्रेस नैप इज 6 to 7%। इसका आंसर है मोर देन। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ द डिप्रेस नैप इज 6 to 7% more than that of a free nap। The discharge of a depressed nap is 6 to 7% more than that of the free nap। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है सॉरी वो ये है कि all about ventilation of the weir and nape। The sheet of the water flowing through a notch or a weir is known as the nape और वीन। ठीक है, नॉच और जो वियर है उसका, उन दोनों में आप क्या कहते हो, बेसिकली आप जेट ऑफ द वाटर को वीन या नैप कहते हो। ठीक है, वीन और नैप। आफ्टर फ्लोइंग ओवर द वियर the nap falls away from the weir, thus creating a space beneath the water। Within the space, some air is trapped below the initial nap। With time, the air trapped is carried away by the flowing water gradually, thus creating negative pressure beneath the nap। This negative pressure drags the lower side of the nap towards the surface of the weir wall। This results in increase of the discharge। ठीक है, in order to maintain the atmospheric pressure below the nap, some holes are made through the channel walls which are connected to pipe। These holes are called ventilation of weir। अब इसी का जो है ना 16B का किधर है, हाँ, once the weir is ventilated, the atmospheric pressure prevails beneath the nap and the nap
flows freely called free nap, depressed nap. When the weir is not ventilated, the trapped air below the nap is gradually carried away along with the water. A negative or partial vacuum state below this area prevails. The nap slowly approaches the weir. Such nap is called depressed nap. The discharge of the depressed nap is 6 to 7% more than that of the discharge of the free nap. ठीक है. अच्छा, clinging nap or adhering nap. The process of removal of the air continues further. At a certain time, no air is left in the space. The nap in this state adheres or clings to the downstream of the weir. Such nap is called the clinging or the adhering nap. The discharge of the clinging nap is 25 to 30% more than the discharge of the free nap. अब मेरी बात आप गौर से सुने, ठीक है? आपको मैं कुछ सिचुएशन बताता हूँ. एक वो सिचुएशन है जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि ये कुछ डायग्राम गिवन है जिसमें आपको नैप्स ये मैं डैश लगा रहा हूँ. इसमें आप नोट करें कि फ्री नैप में आपकी बहुत ज़्यादा जगह है, ठीक है, तो आपका ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है. डिप्रेस नैप में आपकी थोड़ी सी कम है. और एडहायर में आपको जैसे एज द नेम सजेस्ट आपकी बहुत सा स्टिक होती है जेट ऑफ द वाटर, तो इसमें बिल्कुल डिस्चार्ज कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई लॉसेज नहीं हो रही. इसमें डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें ये क्यों है? क्योंकि यही बात मैंने आपको बताई है कि उसमें लॉसेज हो रही हैं. ये फ्री नैप पे जैसे एज द नेम सजेस्ट कि आपके बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, ठीक है, डिस्चार्ज का. तो इससे ये पता चलता है, ये हमारे उसमें नहीं है, नोट्स में आपको याद करना है, ठीक है, कि जो फ्री नैप है उसमें डिस्चार्ज सबसे कम है. उसका 6 to 7% मेरे ख्याल में, कितना परसेंट था, हाँ, 6 to 7% जो है ना वो डिप्रेस नैप में फ्री नैप से ज़्यादा डिस्चार्ज होता है. मैंने बात आपको बता दी है क्यों, क्योंकि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो डिप्रेस नैप है ना उसका सिर्फ ये पार्ट ना थोड़ा सा ज़ाया हो रहा है, और फ्री नैप का ये देखो ये सारा ज़ाया हो रहा है. डायर का देखो बिल्कुल ज़ाया हो ही नहीं रहा. तो आप ये कहोगे कि जो फ्री नैप है उसका डिस्चार्ज सबसे कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है. उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है डिप्रेस नैप का, क्योंकि ऑल्दो उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है बीनीथ, लेकिन वो थोड़ा सा होता है, उसके अलावा आपका फ्लो सही जा रहा होता है. तो आप कहोगे कि 6 to 7% ज़्यादा होता है डिस्चार्ज एक डिप्रेस नैप का फ्री नैप से, ठीक है. और इसके अलावा सबसे ज़्यादा होता है वो होता है बेसिकली आपका क्लिंजिंग और एडायरिंग नैप का. एडायरिंग नैप जैसे कि आप नेम सजेस्ट कि आपका जो जेट ऑफ वाटर वो डायर हो जाता है वियर के साथ, वियर की सरफेस के साथ. तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उसमें आपका बेसिकली डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. और उस केस में आपका 25 to 30% ऑफ फ्री नैप होता है, ठीक है. इतना ज़्यादा होता है, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा होता है. इवन ये डिप्रेशन भी, क्योंकि डिप्रेस्ड का जो क्या था 6 to 7% ऑफ फ्री नैप, इसका क्या है, क्या कहते हैं ये क्लिंजिंग का, वो है 25 to 30% ऑफ फ्री नैप, ठीक है, डिस्चार्ज. तो इसका आंसर क्या है, द डिस्चार्ज of the depressed nap is 6 to 7% more than that of the free nap. The discharge of a depressed nap is 6 to 7% more than that of the free nap. The discharge of a depressed nap is 6 to 7% more than that of the free nap. The discharge of a depressed nap is 6 to 7% more than that of the free nap. The discharge of depressed nap is 6 to 7% more than that of the free nap. हम आगे जाते हैं. The line of action of the buoyant force acts through the centroid of the इसका आंसर है displaced volume of the fluid. The line of action of the buoyant force acts through the center of the displaced volume of the fluid. The line of the action of the buoyant force acts through the centroid of the displaced volume of the fluid. The line of the action of the buoyant force acts through the centroid of the आंसर है displaced volume of the fluid.
इसकी एक्सप्लेनेशन ये कि when a solid body is either wholly or partially immersed in a liquid, the hydrostatic lift due to the net vertical component of the hydrostatic pressure forces experienced by the body is called the buoyant force. The buoyant force on the submerged or floating body is equal to the weight of the liquid displaced by the body. Next, vertically upward, the centroid of the displaced volume, known as the center of buoyancy. The center of the pressure is defined as the center of the application of the total pressure on the surface. The point of the action of the total hydrostatic force on the submerged surface is called the point of action of total hydrostatic force on the submerged surface is called the center of the pressure. ठीक है, इसमें फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि the metal center is defined as the point about which the body starts oscillating when the body is lifted by the small angle. The metal center may also be defined as the point at which the line of the action of the force of the buoyancy will meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement. The distance mg, the distance between the metal center of a floating body and the center of the gravity of the body, is called the metacentric height. It is measured along the line bg. ठीक है, center of the gravity is the point in the body or system around which the mass or weight is evenly distributed and through which the force of the gravity acts. So the line of action of the buoyant force acts through the centroid of the displaced volume of the fluid. अच्छा जी, नीचे हम जाते हैं तो हमें मिलता है कौन सा क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216. देखिए, द डिस्चार्ज ऑफ अ डिप्रेस्ड नेप इज 6 to 7%. ठीक है, डिप्रेस्ड है तो डिप्रेस्ड नाव को मैंने जैसे बताया था शायद ये हो चुका है. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बुoyant force एस टू द ये भी हो चुका है. ये नीचे हम जाते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग मेरे ख्याल में ये था 217 तक शायद हमने किया था. ठीक है, ये भी किया था डायरेक्टली. अच्छा, द इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन नहीं किया था. ठीक है, ये असल में काफ़ी चीज़ें ना मिलती जुलती. ये हो गया था हमारा. ठीक है, हम नीचे आते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ आपको. The intensity of pressure at any point in a liquid is directly proportional to the depth of the liquid from the surface. The intensity of the pressure at any point in a liquid is directly proportional to the depth of the liquid from the surface. ठीक है, इसका जो है ना, इसका जो क्यू है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि व्हेन अ लिक्विड इज कंटेन इन अ वेसल it exerts force at all points on the sides and the bottom of the vessel. The force per unit area is called the intensity of the pressure. Mathematically, intensity of pressure is equals to P is equals to force by area. ठीक है, जो है ना, for F या P is equals force acting on the liquid and A is equals to the area on which the force acts. The intensity of the pressure at any point in the liquid at rest is equal to the product of the weight density of the liquid and the vertical height from the free surface of the liquid edge. Mathematical intensity of pressure, क्योंकि P is equals to rho g है, तो rho g जो है वो वो है स्पेसिफिक वेट है बेसिकली. ठीक है, क्योंकि वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, उसको आप जो है ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो पी तो प्रेशर इज इक्वल्स टू गैमा इंटू एच. गैमा इज स्पेसिफिक वेट एंड एच इज इक्वल्स टू द हाइट. ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, हम नीचे आते हैं. नीचे क्या लिखा हुआ है? during the opening of the wall in a pipe the flow is, ये हमने बिल्कुल नहीं किया था, हम बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं. ठीक है, during the opening of a wall in a pipeline the flow is during the opening of the wall in a pipeline the flow is during the opening of the wall in the pipeline the flow is. अच्छा, इसका आंसर है कि ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ अ वॉल इन अ पाइपलाइन द फ्लो इज़ अनस्टेडी. उसका आंसर क्या है? उसका आंसर क्यों है?
क्योंकि द ओपनिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि द ओपनिंग ऑफ अ वॉल इन अ पाइपलाइन चेंजेस द फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद टाइम, हेंस इट इज़ अनस्टेडी फ्लो। या आप ये भी देखें कि जो फ्लो रेट है वो बेसिकली आपका डिफर होता है स्टार्ट में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अनस्टेडी, ठीक है, इसका आंसर क्या है? अनस्टेडी, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ अ वॉल इन अ पाइपलाइन द फ्लो इज़ अनस्टेडी। अच्छा, इसकी जो बेसिकली इसमें जो इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है बेसिकली वो ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 219 की एक्सप्लेनेशन है कि एन opening of the wall in pipeline changes fluid properties with time, hence it is the unsteady flow. अच्छा, an unsteady flow is defined as the flow in which the hydrodynamic parameters and the fluid properties change with time. When the velocity and other hydrodynamic parameters changes from one point to another, the flow is defined as the non-uniform. आपको जैसे पता है steady uniform flow क्या चीज़ है? Flow at a constant rate through a duct of a uniform cross section. The region close to the walls of the duct is disregarded, ठीक है। स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म में क्या? फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू द डक्ट ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? फ्लो एट अ वेरिइंग rates through a long straight of the uniform cross section, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है। और अनस्टेडी क्यों है? क्योंकि ये फ्लो एट अ वेरिंग रेट्स है। मैंने कहा था रेट का ताल्लुक है स्टेडी नॉन स्टेडी से, और एरिया का ताल्लुक है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से। फिर अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? फ्लो एट वेरिंग रेट्स थ्रू अ डक्ट ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब हम नीचे जाते, नीचे क्या चीज़ है? नीचे 220 MCQ जो है वो है द मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर, इसका आंसर है pressure in pipes and channels। अच्छा, बैरोमीटर इज यूज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ये मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स। ये हमने नोट्स में पढ़ा हुआ है कि, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैनोमीटर इज यूज टू मेजर pressure in pipes and channels. A manometer is used to measure pressure in pipes and channels. A manometer is used to measure pressure in pipes and channels. A manometer is used to measure pressure in pipes and channels. A manometer is used to measure pressure in pipes and channel। इस एक्सप्लेनेशन क्या है कि these are of two types, ठीक है। मैनोमीटर्स ऑफ दो टाइप्स होता है, एक सिंपल मैनोमीटर्स और एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब हैविंग one of its end connected to the point where the pressure is to be measured and the other remains open to the atmosphere, ठीक है। A manometer is used to measure pressure in pipes and चैनल्स, ठीक है। हम नीचे जाते हैं, नीचे क्या लिखा है? फॉर अ हाइपरसोनिक फ्लो द मैच नंबर इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। इसका आंसर क्या है? फॉर अ हाइपरसोनिक फ्लो द मैच नंबर इज, इसका आंसर है ग्रेटर देन 4। जो यहाँ पे 4 लिखा है तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ग्रेटर देन 4 जो मैक्सिमम नंबर होगा यहाँ पे हम वो लिखेंगे। सो फॉर हाइपर फ्लो द मैच नंबर, असल तो 6 होता है, 6 से ऊपर जो होता है वो हाइपर फ्लो होता है, ठीक है, लेकिन हाइपरसोनिक फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर हाइपरसोनिक फ्लो द मैच नंबर इज, तो इसमें हम लिखेंगे ग्रेटर देन 4, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द जेट एट वीनर कंट्रैक्टा इज, ठीक है, इसका आंसर है √2GH, ठीक है। द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द जेट एट वीनर कंट्रैक्टा इज, इसका आंसर है √2GH। द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द वीनर कंट्रैक्टा इज, इसका आंसर है √2GH। जैसे कि आप यहाँ पे नोट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे बेसिकल विंचोमीटर का जो है वो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है? वो क्यू की टर्म्स में है, तो क्यू इज इक्वल्स टू CD A1 A2 डिवाइडेड बाय √A1² माइनस A2 स्क्वायर। तो ये जो इसके आगे लिखा है ये बेसिकली वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी की, वेलोसिटी जो है 2GH, ठीक है। तो बेसिकली ये Q इज इक्वल्स टू AV है, जहाँ पे C आपका कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, और जो आपका है ना H वेंचुरी हाइट है, और ये बाकी चीज़ें आपके पास यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम वापस अपने एमसीक्यू में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वीनर कंट्रैक्टा इज,
इसका आंसर है √2GH। इसका आंसर है √2GH। इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि वीना कंट्रैक्टा इज द पॉइंट इन अ फ्लूइड स्ट्रीम वेयर द डायमीटर ऑफ द स्ट्रीम इज द लीस्ट and the fluid velocity is maximum क्योंकि area is inversely proportional to area natural velocity. ठीक है, such in the case of the stream issuing out is a place when the cross sectional area is minimum, which is लिखी हुई है. The theoretical value of the g of the jet at vena contracta is √2GH and the actual velocity at the vena contracta is CV. समझ आई, ये क्वेश्चन आ सकता है, सो यू शुड नो अबाउट इट कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो है 2GH और जो एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज √2GH, लेकिन जो एक्चुअल वेलोसिटी एट द वीना कॉन्ट्रैक्टा है वो है √2GH into CV, where CV is the coefficient of the velocity and is given by जो आपको पता है. ठीक है, तो समझ आई आपको कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, CV इंटू √2GH. ठीक है, उसमें जो CV है वो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है. जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपको पता है क्या चीज़ है कि इट इज़ एक्चुअल वेलोसिटी एट वीना कंट्रैक्टा डिवाइडेड बाय द थियोरेटिकल वेलोसिटी ऑफ द वीना कंट्रैक्टा. ठीक है, हम आगे जाते हैं. इसमें क्या लिखा है कि फॉर पाइप्स लेमिनार फ्लो अकर्स व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज बिटवीन 2000 एंड नहीं इज लेस देन 2000, सॉरी. ठीक है, फॉर पाइप्स लेमिनार फ्लो कब होता है, जब वो लेस देन 2000 है. क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर is the ratio of the inertial forces to the viscous forces. The Reynolds number at which below which the critical remains laminar is called the lower critical Reynolds number. ठीक है, lower critical Reynolds number. The Reynolds number and above which the flow is turbulent is called the upper critical Reynolds number. For flow in circular pipes, if Reynolds number lies between 0 to 2000, then the flow of the liquid is streamlined. ठीक है, वही वो जो उसकी बात हो रही है कि उसमें कौन सा चीज़ था, हाँ, अगर 0 से कम हो तो हमारा लेमिनार फ्लो होता है. ठीक है, वो जो मैंने बात कर थी वो मैं ट्रांजिशन के बात कर रहा था कि बिटवीन 2000 4000 हो तो वो ट्रांजिशन फ्लो होती है. ठीक है, सो ये क्या लिखे हुए बेसिकली कि इफ रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 2000 एंड द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो. इफ रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 2000 एंड 3000 द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज अनस्टेबल एंड चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, मतलब ट्रांजिशन फ्लो है. The flow of the liquid is unstable. याद रखो, if Reynolds number is above 3000, the flow of the liquid is turbulent. इसमें अक्सर लोग 2800 भी कहते हैं, कुछ 3000 कहते हैं, कुछ 4000 कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली. अब आगे क्या है कि when the flow in open channel is gradually varied, the flow is said to be the flow in open channel is gradually varied. इसका आंसर है steady and non-uniform flow. When the flow in open channel is gradually varied, the flow is said to be steady and non-uniform flow. इसकी explanation क्या है? इसकी explanation है basically इसका आंसर मेरे पास एग्जामिडा में भी यही है कि स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. व्हेन द फ्लो इन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड, द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. क्यों, क्योंकि इसका लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन ये है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट बट इट चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि नॉन यूनिफॉर्म हो गया क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि क्या लिखे कि व्हेन द फ्लो इन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड. ठीक है, मतलब वेरिड मतलब कि वो वेरी कर रहा है. ठीक है, उसकी फ्लो जो है ना, कभी वो तेज़ हो रहा है, कभी वो कम हो रहा है, वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है. ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ इसमें कि द टर्म्स
Steady and uniform are used frequently in engineering, and thus it is important to have a clear understanding of their meanings. The term steady implies to no change with time, वही flow, ठीक है? तो flow यहाँ पे जो है ना basically वो same ही है, लेकिन जो open channel की वजह से वो जो variation हो रही है वो सिर्फ velocity में हो रही है. The opposite of steady is unsteady, ठीक है, और transient, ठीक है, ये वर्ड भी यूज हो सकते हैं, याद रखिए, ठीक है. द टर्म यूनिफॉर्म हाउएवर implies no change with location or a specified region. यूनिफॉर्म का वन प्लेस टू अनदर है वेलोसिटी का, ठीक है, कि उसमें क्या हो रहा है, अगर वो सेम है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म, अगर वो सेम नहीं है तो वो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म. जैसे यहाँ पे क्योंकि ग्रेजुअली वेरिड कर रहा है तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म है. एनी डिवाइसेस सच एज टर्बाइंस, कंप्रेसर्स, बॉयलर्स, condenser and heat exchangers operate for long periods of time under the same conditions, and they are classified as steady flow devices. During the steady flow, the fluid properties can change from one point to another within the device, but at a fixed point they remains constant. याद रहे, समझ आई. मतलब ये कि उस पॉइंट के लिए जो आपका फ्लो होगा वो सेम होगा, आगे वेरी कर सकता है, तो हम आगे वाले के लिए स्टडी उसके लिए भी स्टडी लिखेंगे. इन केस ऑफ अ नोजल द वेलोसिटी of water remains constant at a specified point, but it changes from the inlet to the exit. Water accelerates along with the nozzle, which represents the case of the steady and non-uniform flow. Above, the figure shows the gradually varied flow in a nozzle. You may be tempted to think that the acceleration is zero in steady flow, since acceleration is the rate of change of velocity with time, and in a steady flow there is no change with time. Well, a garden hose, ठीक है, ये जो भी लिखे है बस तुम्हें समझ आना चाहिए, सिंपल है, ठीक है, समझ आई तुझे. अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, इसका बस याद रखना कि when a flow in an open channel is gradually varied, the flow is said to be steady non-uniform flow, ठीक है. Next MCQ क्या है? Property of a fluid by which molecules of the different kind of the fluids are attracted to each other is called adhesion. Different type of, मैंने कहा था आपको कि different property different fluid material जो है ना आपस में adhere करे तो उसको हम कहते हैं adhesion, ठीक है, और जब similar particles होते तो हम कहते हैं cohesion, ठीक है. तो प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय व्हिच द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्लूइड्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड एडहेशन, ठीक है. एडहेशन इज द म्यूचुअल attraction between unlike molecules that causes them to cling to one another. ठीक, clinging का ये मतलब है. cohesion is the mutual attraction between like molecules that causes them to stick together. समझ आई. अच्छा, capillary action and meniscus, the curved surface which is formed by an liquid in a cylinder are the effects of the adhesion, ठीक है. surface tension, capillary action and meniscus are the effects of the cohesion. surface tension, capillary action and meniscus are the effects of the cohesion. समझ आई. capillary action and meniscus, the curved surface which is formed by a liquid in a cylinder are the effects of the adhesion. मैंने आपको कहा था कि उस पर डिपेंड करते हैं कि वो कनकेव है या वो कन्वेक्स है, तो वो आपका डिपेंड करता है एडहेशन पे, ठीक है. वेयर एज द सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, मेनिस्कस आर द इफेक्ट्स ऑफ द कोहेजन, ठीक है. If in an internal mouthpiece, if the jet after the contraction does not touch the sides of the mouthpiece, then the mouthpiece is said to be running free, ठीक है. ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि फ्री का क्या हमने कहा था कि वो साइड्स को टच नहीं करेगा, फुल का हमने कहा था कि ये टच करेगा, ठीक है. तो ये रनिंग फ्री आंसर है इसका, ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हुई है कि if the jet after contraction expands and fills up the whole mouthpiece, it is called to be running. मैंने कहा था ना, ठीक है. as shown in this, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, if the length of the mouthpiece is more than 3 times the diameter of the orifice, it will run full. मैंने आपको कहा था कि run full में क्या होगा, ये if it is 3 times the diameter of the orifice, ठीक है. mouthpiece, if it is 3 times the diameter, we say that
it is running full. If it is 3 times less than the diameter, हम कहेंगे it is running free. ठीक है, ये हमने ऊपर के एमसीक्यू में किया था कि रनिंग फ्री का ये एक एक्स्ट्रा चीज हमने पढ़ी थी कि रनिंग फ्री का क्या है कि if it is 3 times less than the orifice we say it is running free, and if we say that if it is 3 times the orifice is 3 times more than the diameter of the orifice we say it is running full. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि an internal mouthpiece if the jet after contraction does not touch the sides of the mouthpiece then the mouthpiece is said to be running free. ठीक है, आगे क्या है कि यूनिट्स ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के जो यूनिट्स हैं वो ये है, वो है बेसिकली न्यूटन एन एस डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर. ठीक है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कोई है, बिल्कुल है. ठीक है, यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, सॉरी काइनेमेटिक. मैं जो आपको बता रहा था वो मैं डायनामिक विस्कोसिटी का बता रहा था, यहाँ पे हमसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी का पूछ रहे हैं. तो द यूनिट्स ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर क्या, एम स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, एम स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, एम स्क्वायर पर सेकेंड. द यूनिट्स ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर एम स्क्वायर पर सेकेंड. द यूनिट्स ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर एम स्क्वायर पर सेकेंड. अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. विस्कोसिटी बेसिकली विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी एक ही चीज़ है. विस्कोसिटी की डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों की कि विस्कोसिटी क्या चीज़ है. द प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस of a fluid to motion. This is fluidity is called viscosity. There are two ways to write viscosities: dynamic viscosities, kinematic viscosity. यहाँ पे डिफरेंट लिखो है लेकिन ये एक ही चीज़ है, काइनेमेटिक नहीं सॉरी डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और विस्कोसिटी. ठीक है, दिस इज आल्सो टर्म्स एन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी. अ कॉमन यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी इज पोज. वन पोज इज इक्वल्स टू 0.1 पास्कल डॉट सेकेंड और 0.1 ns पर मीटर स्क्वायर. वन पोज इज इक्वल टू 0.1 ns पर मीटर स्क्वायर. काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या चीज़ है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या चीज़ है, द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी ना, हाँ, the ratio of the dynamic viscosity to density appears frequently, and this ratio is given by the name kinematic viscosity. Its unit is Stoke or meter square per second. Its unit is Stoke in CGS, whereas in SI unit it is m square per second. ठीक है, वन स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 0.001 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्या चीज़ है, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 0.001, 3 टाइम्स 0 है फिर 1 है. ठीक है, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स 0 1. ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ऐसा यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब मैं बताता हूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या था, स्टोक. वन स्टोक इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स 0. ठीक है, 0.000 सॉरी वन स्टोक इज इक्वल टू 0.0001 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये हम सी जी एस से एस आई में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, इसका मैं एम सी क्यू आपको रिपीट कर देता हूँ. द यूनिट्स ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, द यूनिट्स ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर, ठीक है, इसका आंसर है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, हम अब नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू क्या चीज़ है, द लेंथ ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम वेयर फ्लोइंग ओवर अ वियर डैश एट द एंड्स ऑफ द सेल. अच्छा, ये एमसीक्यू क्या है, ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम वाइल फ्लोइंग ओवर द लेंथ ऑफ द अच्छा, ये एमसीक्यू बेसिकली क्या है, ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम वाइल फ्लोइंग ओवर अ वियर डैश एट द एंड्स ऑफ द हिल. इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि वो एडहीशन की वजह से वो उसके साथ ना चिपक जाता है बाउंड्रीज के साथ. तो द लेंथ ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम आर फ्लोइंग ओवर अ वियर
contracts at the ends of the cell. इसी explanation फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं कि a weir may be defined as a structure constructed across a river or a canal to store water on the upstream side. Water flows over the crust of the weir. The sheet of the water flowing through a notch of the sheet of the water flowing through a notch or a weir is known as nap or vein. The bottom edge अच्छा, तो हमने ये कर लिया था कि द लेंथ ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम while flowing over a weir contracts at the ends of the cell. याद रखें द लेंथ ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम while flowing over a weir contracts at the ends of the cell, sorry. The length of the liquid stream while flowing over a weir contracts at the ends of the cell. The length of the liquid stream while flowing over a weir contracts at the ends of the cell. The length of the liquid stream while flowing over a weir contracts at the ends of the cell. ठीक है, अब इसका क्या weir में भी इसकी explanation क्या है कि the weir may be defined as a structure constructed across a river or a canal to store water on the upstream side. Water flows over the crust of the weir. The sheet of the water flowing through a notch or over a weir is known as nap or vein. The bottom edge of the notch or the top of the weir over which the water flows is known as the sill or the crust. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस जगह से ऊपर आपका और इसमें जो एच है ना याद रखें कि जो एच हम लेते हैं वह एक्चुअली हम जेट ऑफ द वाटर का लेते हैं जो क्रस्ट से ऊपर होता है ठीक है द बॉटम एज ऑफ द नॉच और द टॉप ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लोज is known as sill or crust. The height above the bottom of the tank or channel is known as the crust. ठीक है उसके बाद क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन shear stress and the rate of the angular distortion. Newton's law of the viscosity is relationship between shear stress and the rate of angular distortion. Newton's law of the viscosity is the relationship between shear stress and the rate of the angular distortion. Newton's law of the viscosity is the relationship between shear stress and the rate of the angular distortion. Newton's law of the viscosity is the relationship between shear stress and the rate of the angular distortion. ठीक है इसमें एक और क्वेश्चन है इस चीज़ को हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं ये रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन को हम रेट ऑफ द shear स्ट्रेन भी कह सकते हैं ठीक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन shear स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ द shear स्ट्रेन या इसको हम इस तरह कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन shear स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ द एंगुलर डिस्टॉर्शन ये एक एमसीक्यू है जिसका बिल्कुल इसकी तरह कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन rate of the shear strain and rate of the shear stress and shear strain ठीक है जिसका आंसर है 2 shear stress and the rate of the shear strain ठीक है तो अब क्वेश्चन नंबर 230 क्या है द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू द वेलोसिटी हेड ठीक है द टोटल एनर्जी लाइन lies over the hydraulic gradient line by an amount equal to the velocity head. The total energy line lies over the total energy line lies over the hydraulic gradient line by an amount equal to the velocity head. The total energy line lies over the hydraulic gradient line by an amount equal to the velocity head. ठीक है अब एक और ऊपर क्वेश्चन की कुछ एक्सप्लेनेशन मैं भूल गया था ये आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये चीज़ है कि shear stress is directly proportional to the rate of shear strain or the rate of the angular deformation of a fluid particle. The fluid particle tends to deform continuously when it is in motion. Newton's law of the viscosity is the ratio between shear stress and the rate of the shear strain. ये दोनों हम कह सकते हैं ठीक है अब ये एमसीक्यूज जो हमने अभी कर रहे थे कि द टोटल एनर्जी लाइन lies over the hydraulic gradient line by an amount equal to the velocity head. The total energy line lies over the
hydraulic gradient line by an amount equal to the velocity head. The total energy line lies over the hydraulic gradient by an amount equal to the अच्छा इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है कि एच जी एल जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो आपका होता है प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड जिसको हम डेटम हेड भी कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल हेड और डेटम हेड और जो जो आपका टोटल एनर्जी लाइन होता है वो होता है बेसिकली आपका प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। ठीक है, के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट में इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है द वर्टिकल कंपोनेंट passes through the center of the pressure of the volume। द वर्टिकल कंपोनेंट passes through the center of the pressure of the volume, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तीनों बाकी सही स्टेटमेंट है जो कि है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी surface is equals to the normal force on the vertical projection of the surface। the horizontal ये भी सही है, the horizontal component acts through the center of the pressure for the vertical projection ये भी सही है। the vertical component of the hydrostatic force on any surface is equals to the weight of the volume of the liquid above the area। इसमें जो wrong statement है वो है the vertical component passes through the center of the vertical component passes through the center of the pressure of the volume। तो इसको आप याद रखें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट तो इसमें ये जो आंसर है वो ये है द वर्टिकल कंपोनेंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ओपन चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी इज द, इसमें आंसर है इसका टोटल एनर्जी measured with respect to the datum passing through the bottom of the channel। ठीक है, so in open channels the specific energy is the total energy measured with with respect to the datum passing through the bottom of the channel। In open channels the specific energy is the total energy measured with respect to the datum passing through the bottom of the channel। In open channels the specific energy is the total energy measured with respect to the datum passing through the bottom of the channel। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि द एनर्जी एट द सेक्शन इज द सम ऑफ द काइनेटिक हेड पोटेंशियल हेड एंड डेटम हेड। स्पेसिफिक एनर्जी क्या चीज़ है, इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट weight of the fluid at the particular section considering the bottom of the bed as datum। Datum head is always zero। The potential energy at the section increases linearly with the depth of the flow। Kinetic energy का क्या है कि section increases parabolically with the depth of the flow। Parabolically with the depth of the flow। ठीक है, potential head increases linearly with the depth of the flow। Kinetic energy decreases parabolically with the depth of the flow। ठीक है, ये बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन। इसमें अगर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका बेसिकली इसमें वही चीज़ है, ये हमने नोट्स में कही क्यों, इसमें क्रिटिकल सब क्रिटिकल और फ्लोज भी हैं और ये बेसिकली चीज़ है सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें वैसे। The specific head at the particular section is the sum of the potential head and kinetic head at the section। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्या था। अब एक्सप्लेनेशन हम एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन बस इतनी ही थी। ठीक है, हम वो करते हैं कि क्वेश्चन क्या था इसका कि इन ओपन चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी इज द total energy measured with respect to the datum passing through the bottom of the channel। ठीक है, अब 233 क्वेश्चन ये है कि फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स मेटा सेंटर शुड बी बिलो। अच्छा, ये क्या लिखा था, फ्लोटिंग बॉडी और स्टेबल पोजीशन। तो इसमें क्या था, मैंने आपको बताई थी कि उसमें मेटा सेंटर टॉप पे होते हैं, मेटा सेंटर शुड बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका आंसर है डी। For a floating body to be in a stable equilibrium, its meta center should be above the center of the gravity। ठीक है, a water tank contains 1.3 meter deep water। The pressure exerted by the water per meter length of the tank is, ठीक है, इसका आंसर है बेसिकली the water tank contains 1.3 meter deep water। The pressure exerted by the water per meter length of the tank is, इसको हमने फाइंड किया है। ठीक है,
इसको इसने ऐसे फाइंड किया है कि द प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय रो जी एच। ठीक है, और जो पी है ना, ये पी क्या चीज़ है, ठीक है, ये पी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो है ना इसकी अच्छा एच बार लिया है इसने। इसने जो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ द टैंक। ठीक है, तो इसमें इसने ऐसा लिया कि सेंटर ऑफ वो लिया है, सेंटर ऑफ द फ्लूइड लिया है, तो उसने h/2 लिखा है। तो आपको पता है कि रो जी एच इज इक्वल, रो जी एच आप लेते हैं, ठीक है, तो रो जी एच जो है बेसिकली, ठीक है, रो जी एच है ना, उसमें जो एच है ना वो एच बार होगा। ठीक है, इसने बेसिकली मेरे ख्याल में ना इसने वो किया हुआ है, ठीक है, ये इसने क्या लिखा हुआ है कि रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू रो जी एच इंटू एच एल। ठीक है, रो जी आपको हो गया डब्ल्यू और एच आपका रह गया एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइडेड आपका टू है, बस सिंपल बात है, आप ये याद कर ले, डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, मेरे सामने ये प्रेशर है जो भी चीज़ है, ठीक है, इसका फार्मूला हो गया आपके आपके पास। ठीक है, किलो न्यूटन है तो फोर्स का फार्मूला ही है, ये फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, पी इज इक्वल्स टू, अच्छा समझ आ गई है मुझे, पी इज इक्वल्स टू, मैं आपको बताता हूँ, शायद इसने यही किया है कि P इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा गलती हो गई, अच्छा P इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, वाटर टैंक कंटेन्स दिस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर। अब ये प्रेशर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इट मींस द फोर्स। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स एक्सर्टेड क्या होगा इसमें, एक्चुअली फोर्स एक्सर्टेड है प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर आपको पता है कि वो रो जी एच है, ठीक है, और वो इनटू आपका हो गया एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है ना, वो रो जी जो है वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू ए को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए को आप किस तरह लिख सकते हो, एच एल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये आपका जो है ना एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, यही चीज़ लिखी हुई है, रो जी एच इंटू एरिया को उसने एच इंटू एल लिखा है। फिर इसने क्या किया कि पी इज इक्वल्स टू रो जी एच, रो आपका हो गया नहीं, रो जी हो गया आपका डब्ल्यू। ठीक है, और एच आपका हो गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, एल कहाँ चला गया, बस ये आपको करना, फॉर्मूला आप याद कर ले कि अगर आपको फोर्स इस तरह फाइंड करनी हो तो आप क्या लिखेंगे कि डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो डब्ल्यू एच आप जो है ना डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके पास जो है ना, ये आपसे एक सेकंड, ये आप देखें, आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास वाटर की वो है, ठीक है, डेप्थ है, और वाटर का जो गैमा है वो आपको पता है 9.81 है। ठीक है, तो गैमा आप लिखेंगे कि 9.81, ठीक है, 9.81 के, याद रखो। ठीक है, 9 पॉइंट, अच्छा मर्करी का क्या था गैमा, 133 कुछ था। ठीक है, तो ये बेसिकली वाटर का गैमा हो गया इंटू के, मतलब कि इंटू 10 पावर 3 आपको लाजमी लेना है। फिर ये हो गया डब्ल्यू एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर आ गया 1.3 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जब आप लिखेंगे तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बेसिकली ये चीज़। तो इसको हम ना, इसको हम एक सेकेंड कैलकुलेटर के थ्रू वेरीफाई भी कर लेते हैं कि 9.81 इंटू 1.3 स्क्वायर
ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आ रहा है 8.29, क्योंकि बिल्कुल सही है। और के आपके साथ उसके साथ, क्योंकि आंसर के में है तो 8.29 के न्यूटन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिछली क्वेश्चन वाली, ये आप देख सकते हैं, मतलब बल्कि आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि नोट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द completely submerged body, the center of the gravity must be below the center of buoyancy, and for the stability of the floating body, the center of the gravity must be below the center of the gravity. ये क्या लिखा है? अच्छा, फॉर समर्ज बॉडी क्या है? सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मस्ट बी बिलो द सेंटर ऑफ बियॉन्सी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो आप समर्ज की बात करोगे तो आप बीसी की बात करोगे, बियॉन्सी और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और अगर आप फ्लोटिंग की बात करोगे आप एमसी की बात करोगे, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये लिखे कि फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लीटली समर्ज बॉडी, तो कम्प्लीटली समर्ज बॉडी में आप क्या बात करोगे? आप बेसिकली बीसी की बात करोगे, बीएनसी और सेंटर ऑफ बीएनसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये लिखिए कि द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ समर्ज बॉडी स्टेबल और समर्ज में क्या था? मैंने आपको कहा था कि उसमें आप बेसिकली बीएनसी ऊपर हो जाता है, तो बीएनसी शुड बी नहीं सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है। ठीक है, बल्कि बीएनसी ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन क्या थी? एमसीबी। एमसीबी मैंने कहा था कि आप इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस कर लोगे, तो सी ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी बिलो द सेंटर ऑफ बीएनसी, मतलब कि बीएनसी ऊपर चला गया तो एमबीसी हो गया। ठीक है, और फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, मैंने वही आपको कहा था कि इसमें नॉर्मल सिचुएशन द मेटा सेंटर शुड बी द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मस्ट बी बिलो द मेटा सेंटर, जो नॉर्मल बात की थी एमसीबी। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा है? हिंट, whenever the body is floating in liquid it will experience the upward force on it which is equal to the weight of the water, ये हिंट है। ठीक है, whenever the body is floating in the liquid it will experience the upwards force on which it is equal to the weight of the water displaced by the body. Due to this, stability of the body gets affected. So use the concept of the buoyancy and characteristics of the floating body for the information about the meta center. Complete step-by-step solution. When the body floats in the liquid, it tends to push the liquid, so the surrounding liquid also pushes the body in the upward direction with as much force as it can. ठीक है, and this upward force is known as the buoyant force due to the stability of the इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। अच्छा, due to this the stability of the floating body gets affected and depends on the meta center of the body। ठीक है, बस ये जो भी है इसको छोड़ो, तो मैंने आपको नोट्स में बड़ा अच्छा समझाया हुआ है। ठीक है, हम नीचे जाते हैं। टोटल प्रेशर ऑन द 1 m इंटू 1 m गेट, इसका हमने किया भी था कहीं, वर्टिकली एट द डेप्थ ऑफ, अच्छा द टोटल प्रेशर ऑन 1 मीटर इंटू 1 मीटर गेट इमर्स वर्टिकली एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द वाटर फ्री वाटर सरफेस विल बी, इसका आंसर है 1000। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इफ यू नीड टू चेक इट आउट, बट मैं तो कहता हूँ कि इट्स बेटर टू जस्ट रटा इट। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है 1000 kg। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑन 1 मीटर इंटू 1 मीटर गेट इमर्स वर्टिकली एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस विल बी 1000 मीटर, ना 1000 kg, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू में हम जाते हैं। Next MCQ कहता है कि if a body floating in a liquid occupies a new position and remains at rest in the new position when given a small angular displacement, the body is said to be in a neutral equilibrium। ये तो बहुत ज़्यादा हमने MCQ कर लिए हैं इसके, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका जो है ना इसकी explanation ये है कि when a body is at rest and given a momentum, the body always come to the rest again. It is neutral equilibrium. Stable equilibrium where when a body is given a small angular displacement, this is it is tilted by some external force and then it returns back to the original position due to the internal force. Such equilibrium is called
stable equilibrium. Unstable equilibrium क्या है? If a body does not return to its original position from the slightly displaced angular disposition and moves away when given a small angular displacement such equilibrium is called unstable. अच्छा न्यूटन equilibrium में क्या लिखा हुआ है? The explanation में ये लिखा हुआ है कि the body remains at rest at any position to which it may be displaced. No net force tends to return the body to its original state or drive to. ये बकवास लिखा हुआ है. You need to ignore this thing and you should be sticking on to the things which I have learned. So it is basically a neutral position. ठीक है. अच्छा, a streamline is defined as the इसका आंसर है C of equal velocity in a flow. A streamline is defined as the line of equal velocity in a flow. A streamline is defined as the line of equal velocity in a flow. A streamline is defined as the line of equal velocity in a flow. A streamline is defined as the line of equal velocity in a flow. ठीक है. इसकी explanation क्या है कि a streamline is defined as the line of equal velocity in a flow. A streamline flow is also considered to be a steady flow. It shows the trajectory of the fluid particle. ठीक है. Streamline is an imaginary line or series of the imaginary lines in a flow field such that the tangent to this line at any point at the instant represents the direction of the instantaneous velocity vector at that time. ठीक है. दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी है कि देर इज़ नो फ्लो across the streamlines. अच्छा ये क्या लिखा बकवास लिखा. This type of flow is more viscous. This type of the flow is more viscous than the turbulent flow. Streamline flow is also called laminar flow. समझ आई? Streamline flow, streamline flow is also called the laminar flow. This type of the flow is more viscous than turbulent flow क्योंकि वो आपस में नज़दीक होते हैं ना. So streamline flow is also called the turbulent. Streamline flow is also called laminar flow. This type of the flow is more viscous than the turbulent flow. Streamline never intersects each other because they intersect because parallel जा रहे होते हैं ना. So streamline is defined as the line of equal velocity in a flow. ठीक है. इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप मैच कर सकते हो लेकिन you should be going on to this option which is of equal velocity in a flow. ठीक है. अब हम नेक्स्ट में जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? The flow in a pipe or channel is said to be non-uniform when. इसकी बात ये थी कि velocity की बात मैंने की थी. एक जगह से एक from one place to another place velocity differ करती है. ठीक है. इसका आंसर है the liquid particles at different sections have different velocities. वही बात जो मैंने आपको कही थी. ठीक है. The flow in a pipe or channel is said to be non-uniform when the liquid particles at different sections have different velocities. The flow in a pipe or channel is said to be non-uniform when the liquid particles at different sections have different velocities. The flow in a pipe or channel is said to be non-uniform when the liquid particles at different sections have different velocities. इसकी explanation क्या है? इसकी explanation ये है कि इधर इसकी explanation इधर है कि non-uniform flow is defined as the type of the flow in which the velocity at a given time does not change with respect to space. ठीक है. यूनिफॉर्म फ्लो मैंने आपको बताया है. अच्छा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? ये एक्सप्लेनेशन में है कि इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ द फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस मतलब के जगह. व्हेन द वेलोसिटी एंड अदर हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर the flow is defined as non-uniform. वही वाली बात. अच्छा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? व्हेन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज with respect to space मतलब जगह टू जगह the type of flow is known as the non-uniform flow. Steady flow क्या है? when the fluid properties don't change with respect to time then the flow is known as steady flow. ये steady flow मैंने आपको ही बताया. बेसिकली इसमें रेट ऑफ फ्लो होती है. ठीक है. जब वन प्लेस टू रेट ऑफ फ्लो चेंज ना हो हम कहते हैं कि यार ये स्टेडी फ्लो है. और इसमें हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज इसका बेसिक वो याद करो. अनस्टेडी फ्लो क्या है? व्हेन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द फ्लो इज व्हेन देन द फ्लो इज अनस्टेडी फ्लो. ठीक है. अच्छा इसका अब एमसीक्यू है. हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन. हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज टू. अच्छा हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स. याद रखो हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड. हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड. हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स. हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स. ठीक है.
इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे वो है इधर सारे आपके पास ना। मैंने आपको बताया कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे है कि द हाइड्रोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही चीज़ लिखी हुई है कि हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन द specific gravity of liquids, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर इज डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट यूज क्या है इसमें। हाइड्रोमीटर इज यूज, अच्छा, hydrometer is also used to measure the relative humidity. Manometer is used to measure pressure. Pitot tube is used to measure the flow velocity. Hot wire anemometer is used to find the wind velocity, ठीक है। इसका MCQ भी हमने एक पढ़ा था। Venturimeter is used to find the discharge. Rotary meter is used to find discharge. Orifice meter is used to find discharge. Sextant is used to measure altitude, ठीक है। pyrometer is used to measure extremely high temperature. Gyroscope is used to measure speed orientation. Barometer is used to measure atmospheric pressure, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट MCQ है द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डैश्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसका आंसर है डिक्रीजेज। द डायनेमिक विस्कोसिटी of the liquid decreases with the rise in temperature. The dynamic viscosity of the liquid decreases with the increase in temperature. The dynamic viscosity of the liquid decreases with increase in temperature. अच्छा, dynamic viscosity of liquid decreases with टेम्परेचर, लेकिन जो है ना डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो है ना इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे लिखो लिक्विड का, तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि the viscosity of the liquid decreases with temperature whereas the viscosity of the gases increases with temperature. This is because in a liquid the molecules possesses more energy at higher temperature and they can oppose the large cohesive intermolecular forces more strongly. As a result, the energized liquid molecules can move freely. In a gas, on the other hand, the intermolecular forces are negligible, and the gas molecules at high temperatures move randomly at higher velocities. This results in more molecular collisions per unit time and therefore in greater resistance to flow, ठीक है। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि टेम्परेचर दिस, अच्छा, दिस इज because in a liquid the molecule possess more energy at higher temperature, यही चीज़ मैंने बोली है। अच्छा, देखिए, अच्छा, इस तरह जो है ना मैंने बेसिकली इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि गैसेस का जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है और लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है विद राइज इन टेम्परेचर। सो इस MCQ का आंसर है द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड decreases with the rise in temperature. For pipes, the turbulent flow occurs when the Reynolds number is above 4000, ठीक है। इसका आंसर है सी, ठीक है। फॉर पाइप्स टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज अबव 4000, ठीक है। फॉर पाइप्स टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज अबव 4000, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फॉर अ फ्लो इन सर्कुलर पाइप्स, if Reynolds number lies between 0 and 2000, the flow of the liquid is streamlined or laminar. If Reynolds number lies between 2000 and 3000, the flow of the liquid is unstable and changes from streamlined to turbulent flow. If Reynolds number is above 3000, the flow of the liquid is turbulent. एक बात याद रखें कि if the turbulent flow is between 2000 3000, it is in unstable state, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि फॉर पाइप्स टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज अबव 4000, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरियोमीटर डिक्रीजेस, ठीक है। इसका आंसर मैंने बताया था, क्योंकि जो आपका वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू एरिया, ठीक है। क्योंकि डाइवर्जेंट उसमें आपका एरिया सॉरी इंक्रीज हो रहा होता है तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो आपको बताया था 3 to 4 टाइम्स जो है ना वो कन्वर्जेंट के साइज़ का होता है, मतलब लेंथ होती है उसकी। क्योंकि उसको ना रैप वो सडन नहीं करते, वो आराम आराम से उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है कि बेसिकली आपका एरिया बिगर होता है डाइवर्जेंट पोर्शन में, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार ये जो है ना लार्ज पोर्शन के अंदर उसमें एरिया ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी कम होगी। तो सो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड flowing through the divergent portion of a venturimeter, it decreases,
ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन है कि द वेंचुरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड और अ लिक्विड थ्रू flowing through a pipe. The venturometer always have a smaller conversion portion and a larger diversion portion, जो मैंने आपको बात बताई थी. This is done to ensure a rapid converging passage and a gradual diverging passage in the direction of the flow to avoid the loss of the energy due to the separation in course of the flow through the converging part. The velocity increases in the direction of the flow according to the principle of continuity while the pressure decreases. ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्जन पोर्शन है उसमें आपका, अगर जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये आपका कन्वर्जन पोर्शन है, यहाँ पे लिखा भी है। तो बेसिकली आपका जब एरिया कम हो रहा होता है तो आपकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही होती है, एरिया कम होती है वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और इसी तरीके से अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो प्रेशर कम होगा। अच्छा, नीचे क्या लिखा है? दिस इज़ डन टू इंश्योर अ रैपिड कन्वर्जिंग पैसेज इन अ ग्रेजुअल डाइवर्जिंग। अच्छा, ये मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, इन कोर्स ऑफ द फ्लो through the through the converging part the velocity in course of the flow through the converging part the velocity increases in the direction of the flow according to the principle of continuity while the pressure decreases according to the Bernoulli theorem. ठीक है, ये दोनों इसमें चलते हैं, continuity और Bernoulli equation. ठीक है, the velocity reaches its maximum value and pressure reaches its minimum value at the throat. Subsequently, ठीक है, the subsequently a decrease in the velocity and an increase in the pressure takes place in the course of the flow through the divergent part. ठीक है, ये जो पार्ट होगा डाइवर्जन पार्ट है ना, वो बेसिकली यहाँ पे आपका इधर तो लिखे हुए कि प्रेशर, आप कॉन्सेप्ट लिया करें कि प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो एग्जामीटर के मुताबिक आप लिखोगे तो प्रेशर वहाँ पे वो हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज हो रहा है उसके मुताबिक। ठीक है, एग्जामीटर के मुताबिक। नीचे एमसीक्यू है, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड caused by a resistance is known as the compressibility, इसका आंसर है। क्योंकि द प्रेशर के साथ कितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज आता है उसको हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी हुई है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द फ्लूइड्स रिलेटिव वॉल्यूम चेंज फॉर व्हेन प्रेशर एक्टिंग ऑन इट चेंजेस। इट इज़ द इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस, जो मैंने आपको बताया था कि चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस। आप बल्क मॉडुलस को इन्वर्स कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब बेसिकली क्या चीज़ है कि अच्छा, इट इज़ द मेजर ऑफ द फ्लूइड रिलेटिव वॉल्यूम चेंज फॉर व्हेन द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट changes. It is the inverse of the bulk modulus. Compressibility in fluid engineering is expressed as follows. वही inverse of the जो है bulk modulus of fluid है। ठीक है, और अच्छा, ये याद रखो कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना, वो जो है ना, वो आपका उसको कहते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम आप लेते हो। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन आपको पता है कि चेंज डिवाइडेड बाय वो होता है ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आपकी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसीलिए आप इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी इज़ एम स्क्वेयर पर किलो न्यूटन। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ऐसा यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या है? एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के न्यूटन। एक चीज़ याद रखो, अगर आपने नोट किया हो कि ये किसके साथ मिलता जुलता है, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी के साथ मिलता जुलता है, जो कि है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली है कि मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है, तो याद रखो, इससे आप डिराइव भी कर सकते हैं, तो इसलिए यू डोंट नीड टू जस्ट मेमोराइज इट। तो आपको पता है कि आप कैसे डायमेंशनल फार्मूला इससे निकाल सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, नीचे फोर्स है, ऊपर जो है ना मीटर स्क्वायर है, उसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं और फिर डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू उसका यूनिट निकाल सकते हैं। अच्छा, एमसीक्यू में फिर बता देता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज of the fluid caused by a resistance is known as the compressibility.
ठीक है, इसमें जो एमसीक्यू है उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग आपके ऑप्शंस हैं। एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक है वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स, एक है एडहेशन, लेकिन आप लिखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि द चेंज इन वॉल्यूम the change in the volumetric change of the fluid caused by a resistance is known as compressibility. ऊपर एमसीक्यू क्या था, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर, क्या था, डाइवर्जेंट पोर्शन था, इट एक्चुअली डिक्रीजेस। ठीक है, नीचे का एमसीक्यू क्या है, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड caused by a resistance is known as compressibility. ठीक है, the volumetric change of the fluid caused by a resistance is known as compressibility. If the depth of the water in an open channel is less than the critical depth of flow is called if the depth of the water in an open channel is less than the critical depth, the flow is called, इसका आंसर है टोरेंशियल फ्लो। आपको मैंने कहा था कि टोरेंशियल और ट्रैंकल में क्या होता है, ट्रैंकल आपका मोर था, टोरेंशियल आपका लेस था। ठीक है, तो ये लिखा होता है कि एफ, अच्छा इसका एक एग्जैक्ट जो था ना मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ इसमें मेरे ख्याल में 2 टाइम्स भी कुछ ऑप्शन में था। लेट मी सी, देख लेते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी एट विच द लेमिनर फ्लो स्टॉप्स इज नोन एज द क्रिटिकल। जो कम आपकी वेलोसिटी होती है उसको लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इधर इधर लिखी हुई थी कुछ चीज़। The loss of the head due to the friction in the pipe of uniform diameter in which the viscous flow is taking place is seen by iron। ये भी कहीं पढ़ा हुआ था हमने, इसमें नहीं, ऊपर है मेरे ख्याल में। A fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation or shear strain is known as the Newtonic flow या Newtonic fluid। अच्छा, मैंने वो बिल्कुल सही है एमसीक्यूज। ठीक है, कि इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन ओपन चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, इफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर इन ओपन चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ, उसमें कोई टाइम्स की बात नहीं है। ठीक है, इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, आपका फ्लो इज टोरेंशियल, और जब मोर हो तो फिर वो ट्रांकेल होता है, ट्रांकेल होता है। ठीक है, तो इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन ओपन चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ, हम कहेंगे कि इसका आंसर है टोरेंशियल फ्लो। ठीक है, अगर मोर होता है तो फिर हम वही अपोजिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि क्रिटिकल फ्लो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, और द फ्लो corresponding to critical depth is defined as the critical flow। relation of the critical velocity with critical depth आपका क्या है, वी सी इज इक्वल्स टू जी एच। ठीक है, और क्रिटिकल डेथ पे आपका फ्रूट नंबर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी एमसीक्यू आता है कि फ्रूट नंबर 1 होता है क्रिटिकल वेलोसिटी पे। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी पर फ्रूट नंबर 1 आता है। ट्रांकिल फ्लो और स्ट्रीमिंग फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये आपके बहुत एमसीक्यूज आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कि ये सब सेम मतलब है, ट्रांकिल फ्लो और स्ट्रीमिंग फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो। व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो in a channel is greater than the critical depth, the flow is said to be subcritical flow। ठीक है, फ्लूइड नंबर इज लेस देन 1 और सब क्रिटिकल फॉर सब क्रिटिकल फ्लो। आपका जब फ्लूइड नंबर लेस देन 1 हो
तो आप कहेंगे सब क्रिटिकल फ्लो। और जब फ्लूइड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये सुपर क्रिटिकल फ्लो है या टोरेंशियल फ्लो है। ठीक है, मैंने, और शूटिंग फ्लो भी इसको कहते हैं। यार इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये आपके नोट्स में भी नहीं है। तो यू शुड बी लिसनिंग इट, यू शुड बी लिसनिंग टू इट वेरी 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 केयरफुली। ठीक है, कि पहले इसमें आपके बहुत क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। ठीक है, कि ट्रैंक्विल फ्लो और स्ट्रीमिंग फ्लो क्या होती है, कि व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, व्हेन द डेप्थ of the channel is greater than the critical depth। ठीक है, when the depth of the channel is greater than the, when the depth of the flow, sorry, when the depth of the flow, ठीक है, depth of the flow the channel का क्या होता है, when the depth of the flow in a channel is greater than the critical depth, तो आपका कौन सी फ्लो होगी, आपकी होगी ट्रंकेल फ्लो। उस ट्रंकेल फ्लो को कहते हैं स्ट्रीमिंग फ्लो भी कहते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, और उस केस में आपका क्या होता है, फ्लूइड नंबर लेस देन 1 होता है। ठीक है, लेस देन 1 होता है, इज लेस देन 1 फॉर द सब क्रिटिकल फ्लो, इसको सब क्रिटिकल फ्लो भी कहते हैं। याद रखो, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पहले तो ये बात है कि आपको क्रिटिकल, आपको याद होना चाहिए कि सब क्रिटिकल, जो सब क्रिटिकल है और जो आपका बेसिकली ट्रंकेल है। ठीक है, ट्रंकेल, ट्रंकेल, सब क्रिटिकल और स्ट्रीमिंग, इनका एक ही मतलब है। सब क्रिटिकल में आपका फ्लूइड नंबर लेस देन 1 होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पहले से ही पता थी। ठीक है, और फ्लूइड नंबर जब आपका, अच्छा ये भी याद रखिए, क्रिटिक अगर फ्लूइड नंबर इक्वल्स टू 1 हो तो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन होता है। ठीक है, फॉर क्रिटिकल फ्लो लिखा हुआ है, फ्लूइड नंबर इज 1 फॉर क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो जब नहीं, सॉरी, फ्लूइड नंबर जब 1 हो तो आपका क्रिटिकल फ्लो होता है। और जब क्रिटिकल, सॉरी, जब फ्लूइड नंबर लेस देन 1 हो तो हम कहते हैं कि यार ये तो सब क्रिटिकल फ्लो है, या आपका ट्रंकेल फ्लो है, या आपका स्ट्रीमिंग फ्लो है। और इस केस में क्या होता है कि द डेप्थ ऑफ द फ्लो of a, the depth of the flow in a channel is greater the the critical depth। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी हमने पढ़ा था कि, मेरे ख्याल में सर ने कुछ ऐसा कहा था कि कम पानी से ज़्यादा पानी में जाते हो, इस तरह कुछ। यू शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग इन दैट। लेकिन मम्मी माई इट वॉज रेडी टू डेप्थ, राइट, कि अगर आपका शैलो से आप उसमें डीपर में जा रहे हो ना, तो आपका क्या वो होता है, मतलब यू शुड बी लिसनिंग टू द लेक्चर्स एंड देन आंसरिंग दैट। बट इट वाज समथिंग लाइक दैट, राइट। सो व्हाट इज अ ट्रायंगल फ्लो, व्हाट इज अ ट्रायंगल फ्लो, a streaming flow or a subcritical flow। ठीक है, subcritical flow, the tranquil flow or the streaming flow all are same। ठीक है, so what are these actually? ठीक है, ठीक है, when the depth of the flow, when the depth of the flow is, when the depth of the flow in the channel is greater than the critical depth, then we say that the flow is the tranquil flow, and the Froude number, the Froude number is less than 1, and when the Froude number is greater than 1, we say that it's the supercritical, supercritical depth has been achieved। ठीक है, और सिर्फ सो इसको कहते हैं हम टोरेंशियल फ्लो। ठीक है, टोरेंशियल फ्लो, शूटिंग फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। नोट्स में लिखा हुआ है टोरेंशियल फ्लो, शूटिंग फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ, the flow is said to be supercritical flow, fluid number is greater than 1 for the supercritical flow। ठीक है, अब क्रिटिकल डेप्थ की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो क्या है, क्रिटिकल डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ ऑफ द फ्लो where energy is minimum, where energy it is minimum for a particular discharge। Actual depth is greater than the critical depth, flow is subcritical or tranquil। ठीक है, लिखा हुआ actual depth is greater than the critical flow, flow is subcritical or tranquil। ठीक है, actual depth is less than the critical depth, flow is supercritical। ठीक है, एफ आर लेस देन 1 में आपका फ्लो इज द सबक्रिटिकल। The characteristic of critical flow are the specific energy and the specific force are a minimum for the given discharge. The Froude number is equal to unity for the given specific energy. The discharge is maximum at the critical flow. The velocity head is equal to the
half the hydraulic depth in the channel of a small slope. Flow at the critical state is unstable. ठीक है, फ्लो एट द क्रिटिकल स्टेट इज अनस्टेबल. फ्लो एट द क्रिटिकल स्टेट जो है वो उसमें डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है. फ्लो एट द क्रिटिकल स्टेट फ्लो एट द क्रिटिकल स्टेट में बेसिकली आपका जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो मिनिमम होता है, स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम होता है. द फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू 1. और एक लास्ट ये है द वेलोसिटी हेड, जो उसमें जो क्रिटिकल वेलोसिटी में वेलोसिटी हेड होता है इट इज इक्वल टू, it is equal to the half the hydraulic depth in the channel of the small slope. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं. इसका एमसीक्यू मैं आपको एक और बार बता देता हूँ. इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन एन ओपन चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ द फ्लो. इफ द डेप्थ, अगर डेप्थ की बात कर रही है तो आप उसमें याद रखें कि जो मोर वाला है वो बेसिकली आपका ट्रैंकिल है, ठीक है, और जो लेस वाला है उसमें आपका होता है टोरेंशियल. लेकिन जब आप फ्लूइड नंबर की बात करेंगे तो जो लेस देन है, ठीक है, वो जो सब क्रिटिकल आता है फ्लूइड नंबर. इफ इट्स लेस देन 1 वी से दैट द फ्लो इज ट्रैंकिल फ्लो. ठीक है, याद रखें आप उसमें जो ग्रेटर देन 1 होता है फ्लूइड नंबर वो आपका होता है टोरेंशियल फ्लो. सो इधर डेप्थ की बात हो रही है कि इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन ओपन चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ. If the depth of the water in the open channel is less than the critical depth, the flow is called. If the depth of the water in an open channel is less than the critical depth, the flow is called torrential flow. ठीक, यहाँ पे डेप्थ की बात हो रही है. यहाँ पे मैंने कहा था कि ज़्यादा की बात ट्रांकिल में आप लिखेंगे. ठीक है, और ये याद रखें कि टोरेंशियल के जो लिंक है वो आप लिखेंगे शूटिंग और इसके अलावा सुपर क्रिटिकल फ्लो के साथ. और जो ट्रांकिल फ्लो है वो उसमें उसको आप लिखोगे कि फ्राउड नंबर इज़ लेस देन 1, सब क्रिटिकल हो गया आपका. ठीक है, और उसके अलावा स्ट्रीमिंग फ्लो भी इसको कहते हैं. ठीक है, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, when in equilibrium fluids can sustain the shear forces. ये वही बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, when in equilibrium fluids can sustain the shear forces, ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है. लेकिन यहाँ पे रॉन्ग चूज करना था. तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट में क्या है कि when in equilibrium fluids कैन सस्टेन शेयर फोर्सेस, ये आपका रॉन्ग है. ठीक है, और ठीक है, फ्लूइड्स आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग. फ्लूइड्स कन्फॉर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल सही. व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड्स कैन नॉट सस्टेन, इट कैन सस्टेन. ठीक है, या सही है टेंजेंशियल फोर्स. ठीक है, तो इसका आंसर जो है रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो ये है कि व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड्स कैन सस्टेन शेयर फोर्सेस. ठीक है, ये नहीं कर सकते. When an equilibrium fluids cannot sustain shear forces, so we say that this is the wrong statement. Choose the wrong statement. When an equilibrium fluids can sustain shear force, this is the wrong statement. ठीक है, इसकी explanation क्या है कि can fluids sustain a shear stress when an equilibrium fluids thus tend to rearrange under any stress state other than the hydrostat. As a result, even a real fluid with a non-zero viscosity cannot sustain the shear stress at equilibrium. इसकी एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है, बल्कि एक और एमसीक्यू है कि अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन shear स्ट्रेस, इसका आंसर है. ठीक है, ये एक और एमसीक्यू इस टाइप का ही. ठीक है, कि अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन shear स्ट्रेस. ठीक है, और इसका जो डिटेल सोल्यूशन है वो ये है कि अ सॉलिड कैन resist shear stress by a static deformation. A fluid cannot. Any shear stress applied to a fluid, no matter how small, will result in motion of that fluid. The fluid moves and deforms continuously as long as the shear stress is applied. So a fluid at rest must be in a state of the zero shear stress. ठीक है, थोड़ा सा भी आएगा तो मूव करेगा. सो व्हेन एन इक्विलिब्रियम फ्लूइड्स कैन नॉट. देखिए, इक्विलिब्रियम की बात की गई है ना, इसलिए आप उसके साथ करेंगे. फ्लूइड इधर भी देख, दोनों साइड पे इक्विलिब्रियम की बात. इक्विलिब्रियम किसके साथ अफेक्ट होगा, तो ये कह रहे हैं कि इट कैन नॉट सस्टेन शेयर फोर्सेस. जैसे आप शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स अप्लाई करोगे वो डायरेक्ट मूव करेगा, सो इट कैन नॉट सस्टेन इट. ठीक है, अब हम आते हैं 246 एम सी क्यू में. ठीक है, 246 MCQ क्या कहता है. ये कहता है कि an orifice is said to be large if
ठीक है, इसका आंसर है डी, द अवेलेबल हेड ऑफ द लिक्विड इज लेस देन 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ओरिफिस। ठीक है, इसको कौन याद करेगा यार। अच्छा, लेस देन है। ठीक है, इसमें तुम ये याद करो कि एस एम से क्यू आए तो 5 टाइम्स याद कर लो और लेस याद कर लो। ठीक है, 5 टाइम्स दो दो जगह पे आ रहा है, आप याद रखो कि लेस देन लिखोगे। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस तरह भी है कि ऊपर लिखा हुआ है कि एन ऑरिफिस इज सेड टू बी लार्ज, तो लार्ज समझ के ये ना लिखना कि मोर लिखोगे। ठीक है, लेस ही लिखना है कि द वेरिएबल हेड ऑफ द लिक्विड इज लेस देन 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑरिफिस। इसका फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि an orifice is said to be large if the available head of the liquid is less than 5 times the height of the orifice. An orifice is said to be large if the available head of the liquid is less than 5 times the height of the orifice. An orifice is said to be large if the available head of the liquid is less than 5 times the height of the orifice. An orifice is said to be large if the available head of the liquid is less than 5 times the height of the orifice. ठीक है, इसके explanation क्या है? An orifice is small aperture through which the fluid passes. The thickness of an orifice in the direction of the fluid is very small in comparison to its other dimension. An orifice is said to be large if the available head of the liquid is less than 5 times the height of the orifice. अब इसमें एक MCQ ऐसा भी आ सकता है कि an orifice is said to be small if, इसमें आप लिखोगे कि if the available head of the, इसमें एक चीज़ याद रखो, अपोजिट लिखना है। ठीक है, an orifice is said to be small में आप more लिखोगे क्योंकि the available head of the liquid is more than 5 times the height of the orifice, लेकिन ये large है तो हम इसमें क्या करेंगे, small का चूज करेंगे कि an orifice is said to be large if the available head of the liquid is less than 5 times the height of the orifice. नेक्स्ट में हम जाते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि a piece of the metal of specific gravity 13.6 is placed in a mercury of specific gravity 13.6. What fraction of the volume is under mercury? ठीक है, इसका आंसर है द होल ऑफ द मेटल पीस विल बी इमर्स्ड विद द टॉप सरफेस जस्ट एट मर्करी लेवल। ठीक है, इसको रटना है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? इसका है, इसका क्वेश्चन क्या है, पीस ऑफ द मेटल और द स्पेसिफिक ग्रेविटी, a piece of the metal of specific gravity 13.6 is placed in a mercury of specific gravity 13.6. What fraction of its volume is under mercury? इसका आंसर है whole of the piece will be immersed with its top surface just at mercury level. ठीक है, a piece of metal of specific gravity 13.6 is placed in a mercury of specific gravity 13.6. What fraction of its volume is under mercury? Whole of the metal piece will be immersed with its top surface just at mercury level. ठीक है, अच्छा, इसकी explanation क्या है? Archimedes principle. It is used to explain the law of the flotation or upward thrust experienced when immersed in a fluid. The principle of Archimedes states when a body is immersed in a liquid and with an upward thrust. Now, when a body is immersed in a liquid, an upward thrust equal to the weight of the liquid displaced acts on it. ठीक है, the flotation and sinking of an object depend upon the relative density of each other. If the density of the object is more than the density of the liquid, object will sink. On the other side, if the density of an object is less than the liquid, then it will float over it. ठीक है, if the density of the object and the liquid is equal to each other, they are in equilibrium and float and sink both at the same time. The whole of the object will be immersed with its top surface at the liquid level. बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो यही है। ठीक है, पीस ऑफ द मेटल हैविंग a specific gravity of the 13.6 is placed in a mercury of the specific gravity 13.6. The whole of the metal will be immersed with its top surface just at mercury level. इसकी क्या बात हो रही है? आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की बात हो रही है कि अगर आप दो, एक पानी है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे हो तो यू नीड टू चेक द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ दीज टू बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, इफ दैट ऑब्जेक्ट जो है उसकी रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो तो इट विल सिंक डाउन।
ये लिखा हुआ है, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड द ऑब्जेक्ट विल सिंक, लेकिन ऑन द अदर साइड इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट विल फ्लोट ओवर इट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो अभी हम क्वेश्चन का कर रहे हैं कि इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लिक्विड इज इक्वल टू ईच अदर दे आर इन इक्विलिब्रियम एंड विल फ्लोट and sink both at the same time, this is the whole of the object will be immersed with its top surface at the liquid level। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, होल ऑफ द मेटल पीस विल बी इमर्स्ड विद इट्स टॉप सरफेस लेवल जस्ट एट द मर्करी लेवल। इसका एमसीक्यू मैं फिर बता देता हूँ आपको। अ पीस ऑफ द मेटल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 इज प्लेस्ड इन मर्करी ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर मर्करी, whole of the metal piece will be immersed and with its top surface just at mercury level। अब हम आगे जाते हैं, द सेंटर ऑफ द प्रेशर एक्ट्स dash the center of the gravity of the immersed surface, the center of the pressure acts, इसका आंसर है बिलो। ठीक है, याद रखो सबसे नीचे आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। ठीक है, द सेंटर of the pressure acts below the center of the gravity of the immersed surface, the center of the pressure acts below the center of the gravity of immersed surface, the center of the pressure acts below the center of the gravity of immersed surface। इस explanation क्या है कि according to the Pascal's law pressure or intensity of pressure according to the Pascal's law, the pressure or intensity of the pressure at a point in a static fluid is equal in all directions for a plane surface of arbitrary shape immersed in a liquid in such a way that the plane of the surface, ये फजूल चीज़ है। अब अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये चीज़ है। अच्छा, ये मेन चीज़ है। द फॉलोइंग फैक्ट्स कैन बी कंक्लूडेड about the above equation, the center of the pressure lies below the centroid because of any plane surface the factor this is always positive, deeper the surface is lowered into the liquid greater the value of the h bar। ठीक है, closer comes the center of the pressure to the centroid of the area। समझ आई, जितना आप नीचे जाओगे उतना सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कोइंसाइड करने की कोशिश कर। डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड एंड इज consequently same for all the liquids। so the MCQ क्या था, the center of the pressure acts below the center of the gravity of immersed surface, dynamic viscosity of most of the liquids with rise in temperature, dynamic viscosity of most of the liquid with rise in temperature decreases। ये हमने अभी थोड़ा देर पहले किया था इसका आंसर। ठीक है, कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसका डायग्राम ये हमने पहले भी अभी कुछ इससे पहले एमसीक्यू की थी। इसकी एक्सप्लेनेशन वही है कि द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर whereas the viscosity of the gases increases with temperature। This is because in a liquid the molecule possesses more energy at higher temperatures and they can oppose the large cohesive intermolecular forces more strongly। As a result, the energized liquid molecules can move more freely. In a gas, on the other hand, the intermolecular forces are negligible and the gas molecules at high temperatures move randomly at high velocity. This results in a more molecular collisions per unit volume per unit time and therefore in a great resistance to the flow। ठीक है, so the dynamic viscosity of most of the liquid with increase in temperature decreases। डिस्चार्ज और अ राइट एंगल नॉच क्या है इसका, इसका मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टार्ट में 8/15 है और h का पावर 5/2 है। तो आप ये देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी, डिस्चार्ज और राइट एंगल आपके पास पता चल गया है आपको। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़रूरत क्योंकि फार्मूला है तो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन है 251 के द a square surface 3 meter into 3 meter lies in a vertical line in water pipe its upper edge at the water surface, the hydrostatic force on the surface on the square surface is, इसका आंसर है बी 13500। ठीक है, ये मैंने याद भी किया हुआ 13500 इसका आंसर है। ठीक है, a square surface 3 meter into 3 meter lies in a vertical line in a water pipe its upper edge at water surface, the hydrostatic force on the square surface is 13500 kg।
इसी को उसी तरीके से किया हुआ है कि अच्छा ये क्या करते हैं बेसिकली कि आपका जो हाइट है ना उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमने पहले भी किया था कि रो जी एच था शायद डिवाइडेड बाई टू, कुछ ऐसा था ना। तो रो जी नहीं, रो जी एच स्क्वेयर था वो शायद, इधर कुछ और लिखा हुआ है, बट स्टिल यू नो यू कैन, you can see it, and you just need to run it because ये कौन कैलकुलेशंस करेगा इतनी ज़्यादा। सो द स्क्वायर सरफेस 3 मीटर स्क्वायर सरफेस आएगा तो उसका आंसर आप 13,500 तो आंसर याद कर दो, ठीक है। स्क्वायर सरफेस 3 मीटर इंटू 3 मीटर लाइज इन वर्टिकल लाइन इन वाटर पाइप इट्स अपर एज एट वाटर सरफेस द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर सरफेस इज 13,500 kg। अच्छा, फिर एमसीक्यू है कि द डिस्चार्ज थ्रू अ साइफन स्पिलवे इज, इसका आंसर है ए सी डी इंटू ए इंटू टू जी एच, ठीक है। सी डी इंटू ए इंटू टू जी एच, सी डी इंटू ए, सी डी मतलब कोफिशेंट है, सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी एच, सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी एच। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्पिलवे इज अ स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड the controlled release of the flows from a dam to leave into a downstream area, typically being the river that was dammed, ठीक है। अच्छा, the discharge through a spillway, a siphon spillway, the discharge through a siphon spillway is, ठीक है, सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी एच।